स्टोरी का नेम है द डेविल्स इनोसेंट वाइफ। हमने पिछला एपिसोड में देखा और सुना था। राहुल ने समझाया मुझे तुमसे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। छोटे दादू भी ये ही चाहते हैं। रही बात मेरी और सनाया की तो 3 साल हो गए हैं हम दोनों का ब्रेकअप हुए, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। टीना उसे कहती है, क्यों हुआ था तुम दोनों का ब्रेकअप? न्यूयॉर्क में तो सब सही था, भारत में आते ही ऐसा क्या हो गया? अब आगे चैप्टर शुरू। चैप्टर 41। मुझे इसके इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। जिम्मी राहुल की तरफ देखता है। राहुल उसे कहता है, मुझे क्या देख रहा है, बता भाभी को अपने पास्ट रिलेशन के बारे में। इसका हक बनता है जानने का। इसका भी मन होगा ये जानने का इसके फ्यूचर हस्बैंड का बैकअप क्यों हुआ था। जिम्मी हाँ में सर हिलाता है। वो अपने आसपास देखता है। मिस्टी अभी भी वही खड़ी थी और उनकी पूरी बातें सुन रही थी। जिम्मी मिस्टी को कहता है, मिस्टी तुम बाहर जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मिस्टी उसे कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, अभी तो कहानी में इंटरेस्ट आया है, अभी तो मज़ा आ रहा है मुझे। मेरे सामने बताओ तुम्हारा और सनाया का ब्रेकअप क्यों हुआ था। जिम्मी अपने और सनाया के बारे में बिल्कुल भी मिस्टी के सामने नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो पूरे घर में प्रचार कर देती। जिम्मी टीना को इशारा करता है टीना को बाहर भेजने के लिए। टीना मिस्टी को कहती है, मिस्टी जिम्मी कह रहा है ना बाहर जा, तो बाहर जा। मिस्टी उसे कहती है, जीजू बना नहीं है ये अभी, क्या आप इसकी हाँ में हाँ मिला रही हो? टीना उसे कहती है, चली जा ना, और भी तो रूम है उनमें चली जा। मिस्टी उसे कहती है, मेरा भी रूम है ये, मैं क्यों जाऊँ, मैं दादाजी को बुला लूँगी यहाँ। राहुल थोड़ी ऊंची आवाज़ में मिस्टी को कहता है, तुम जा रही हो या मैं अपने। मिस्टी गुस्से में राहुल को देखते हुए बाहर चली जाती है। राहुल वापस से रूम को बंद कर लेता है। टीना जिम्मी को कहती है, अब बताओ क्यों हुआ था तुम्हारा और सनाया का ब्रेकअप। जिम्मी टीना को सारी बात बताता है। सनाया किसकी बेटी है, क्यों किया था उसने सनाया से ब्रेकअप, सब कैसे हुआ। टीना हैरानी से राहुल से पूछती है, सनाया तुम्हारी रियल स्टेप सिस्टर है, वो तुम्हारे फादर और छोटी मम्मी की बेटी है। राहुल हाँ में सर हिलाता है। जिम्मी टीना का हाथ पकड़ता है और टीना को कहता है, तुम्हें पता है उस आदमी और औरत से राहुल ने ही नहीं, मैंने भी पूरी जिंदगी नफरत ही की है। उस औरत की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर गए थे। राहुल की मम्मी उसे छोड़कर गई थी। दादू को पूरी जिंदगी अपनी बेटी से दूर रहना पड़ा था। पूरी जिंदगी हम दोनों ने अपने घर से दूर न्यूयॉर्क में अकेलेपन में बिताई है सिर्फ उनकी वजह से। मुझे पता होता सनाया उन दोनों की बेटी है तो मैं कभी उससे प्यार नहीं करता। अगर सनाया को पता होता मैं उसके मम्मी पापा से इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ तो वो भी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। जब मुझे पता चला वो उनकी बेटी है उसी दिन मेरा प्यार उनकी नफरत से हार गया। इसीलिए अब हम साथ नहीं है। उन दोनों की बेटी से नहीं कर सकता मैं शादी। ना सनाया मुझसे शादी करना चाहती है, ना ही उसके पापा मेरी शादी कभी भी सनाया से करवाएंगे। टीना कुछ भी नहीं कहती है। जिम्मी उसे कहता है, प्लीज़ ये बात छोटे दादू और अंकल आंटी को नहीं बताना, सनाया उनकी बेटी है। राहुल की शादी में आने वाली है वो, तुम समझ रही होगी मैं तुम्हें क्यों मना कर रहा हूँ। टीना हाँ में सर हिलाती है। उसे भी पता था उसके दादाजी को भी आकाश जी पसंद नहीं थे। जिम्मी टीना को कहता है, अब तुम्हें सारी बात पता है, तुम्हें ये भी पता है सनाया के अलावा और कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं थी। अब बताओ क्या सोचा तुमने, कर लेते हैं राहुल और रानी भाभी के साथ शादी। टीना कुछ सोचकर कहती है, तुम ये सब सनाया को जेलेस फील करवाने के लिए तो नहीं कर रहे ना, मुझे तुम्हारे साथ देखकर उसको बुरा लगे और वो वापस आ जाए। जिम्मी उसे कहता है, उसे वापस आना होता तो वो उसी दिन आ जाती जब मैंने उसे उसके माँ बाप को छोड़ने के लिए कहा था तब। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं किसी से भी शादी करता हूँ तो। मैंने सनाया से बात की थी, उसने कहा है मुझे मेरे और उसके बीच में अब कुछ भी नहीं है। आई गेस वो खुश होगी अगर हम दोनों साथ होते हैं तो। उसके 2 बेस्ट फ्रेंड शादी कर रहे हैं। टीना कुछ सोचकर उसे कहती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सब सोचने के लिए, 1 हफ्ते में तो बिल्कुल शादी नहीं करने वाली, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। तुम्हें जल्दी है शादी की, मुझे अब नहीं है, जाओ यहाँ से तुम दोनों, सोना है मुझे। जिम्मी उसे ठीक है कहता है। वो दोनों टीना के रूम के बाहर जाते हैं। बाहर मिस्टी के साथ संजीव जी, गोकुल जी और सारिका जी खड़ी थी। मिस्टी ने उन तीनों को बुला लिया था और उनको सारी बात बता दी थी राहुल और जिम्मी यहाँ क्यों आए हैं। संजीव जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था ये जानकर कि जिम्मी ने हाँ कह दिया है। गोकुल जी और सारिका जी भी खुश थे। संजीव जी सारिका जी को कहते हैं, जाओ बहू कुमकुम नारियल तिलक का सामान लेकर आओ, अभी जगन्नाथ और टीना का टीका कर देते हैं। टीना जल्दी से अपने रूम के बाहर आकर संजीव जी को कहती है, दादाजी अभी मैंने हाँ नहीं की है, सिर्फ जिम्मी ने हाँ की है, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। संजीव जी उसे कहता है, क्या टाइम चाहिए तुझे, जगन्नाथ ने हाँ कह दिया ना, अब बस 4 दिन बाद शादी है तेरी इसके साथ। मैं टीका कर रहा हूँ, कल सगाई है तुम दोनों की।
गोकुल जी संजीव जी को कहते हैं, पापा थोड़ी जल्दी नहीं हो जाएगी क्या, 4 दिन अभी बस सगाई कर देते हैं, शादी बाद में कर देते हैं। संजीव जी उसको कहते हैं, नहीं मुझे जल्दी है, मुझे बुढ़ापे में अपनी पोती की शादी नहीं करनी है, अभी अपनी जवानी में करनी है। फिर तीर्थ यात्रा करनी है मुझे, 4 धाम की यात्रा करनी है मुझे अपने नाती पोते को देखकर। मिस्टी हंसते हुए कहती है, दादाजी आप जवान हो, अब तो पापा भी ओल्ड एज में आने लगे हैं, कुछ साल में तो पापा भी रिटायर हो जाएंगे, आप कैसे जवान हुए। मिस्टी अभी भी हंस रही थी। मिस्टी की बात सुनकर राहुल और जिम्मी को भी हंसी आने लगती है, पर वो दोनों हंसते नहीं है। संजीव जी मिस्टी को गुस्से में देखते हैं तो उसकी सारी हंसी गायब हो जाती है। संजीव जी सारिका जी को कहते हैं, मैंने कुछ कहा था तुम्हें बहू। सारिका जी पापा कहती है और टिके का सामान लाने के लिए चली जाती है। संजीव जी ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। टीना संजीव जी को कहती है, दादाजी मैं कैसे कर सकती हूँ जिम्मी से शादी, मैं न्यूयॉर्क में जॉब करती हूँ, इसका सारा बिजनेस यहाँ है, मैं वहाँ रहती हूँ, ये यहाँ रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलने वाला, ना ही मैं अपनी जॉब छोड़ूंगी। राहुल टीना को कहता है, कौन सी कंपनी में काम करती हो तुम। टीना उसको अपनी कंपनी के बारे में बताती है। राहुल उसको कहता है, ये कंपनी तो बहुत दिनों से हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, पर हम ही नहीं कर रहे थे। हमने सोचा था कौन बार बार न्यूयॉर्क जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, अब हम इनसे पार्टनरशिप कर लेंगे और फिर तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी है उस कंपनी में काम करने का, तुम्हारी जॉब यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फिर कंपनी की लेडी बॉस बनके काम करना टीना भाभी। संजीव जी टीना को कहते हैं, देखा राहुल ने सब कुछ सही कर दिया, अब तेरी जॉब की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी देर में सारिका जी भी सारे टिके का सामना लेकर आ जाती है। टीना गोकुल जी को कहती है, पापा मुझे नहीं करनी है शादी है, ये जिम्मी तो पागल हो गया है जो इतनी रात को यहाँ आ गया है, आप कुछ कहो दादाजी को। गोकुल जी टीना को उसके रूम में लेकर जाते हैं और उसको प्यार से पूछते हैं, तुझे अभी भी राहुल पसंद है क्या, वो नहीं करता है तुझसे प्यार, वो रानी से प्यार करता है। टीना उनको कहती है, पापा मैं भी नहीं करती हूँ अब राहुल से प्यार, पर दादाजी जल्दी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है क्या दादाजी की आदतों के बारे में, आपके साथ भी उन्होंने यही किया था ना, पहले आपकी शादी राहुल की मम्मी से फिक्स कर दी थी अपनी दोस्ती के चक्कर में, बुआ ने राहुल के पापा से शादी कर ली थी तो जल्दबाजी में आपकी शादी मम्मी से करवा दी, अब मेरे साथ कर रहे हैं वही सब कुछ। गोकुल जी टीना को कहते हैं, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, पर उनका फैसला सही था, तुम्हारी मम्मी और मैं खुश हैं ना साथ में, तुम और जिम्मी भी रहोगे, बचपन से देखते आ रहे हैं हम जिम्मी को, उसके साथ बड़ी हुई हो तुम, तुझे वो पसंद नहीं है क्या। टीना उनको कहती है, पसंद है वो मुझे, पर मैंने कभी उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं माना, अब कैसे। गोकुल जी उसको कहते हैं, तेरे दादाजी तेरी शादी किसी और से भी करवा सकते हैं, पर वो तेरी शादी तेरे बचपन के दोस्त से करवा रहे हैं जिसको तू बचपन से जानती है। किसी चीज़ की कमी नहीं है जिम्मी के पास, ना पैसों में न शकल सूरत में, दिल का साफ है, कोई बुरी आदत नहीं है, तुझे खुश रखेगा हमेशा। गोकुल जी कुछ और देर टीना को समझते हैं जिम्मी से शादी के लिए, तो टीना मान जाती है शादी के। वो दोनों रूम के बाहर आ जाते हैं। गोकुल जी संजीव जी को कहते हैं, हाँ है टीना की तरफ से। राहुल जिम्मी को कैंग्रेट्स कहता है। मिस्टी टीना को कहती है, दी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, इस जिम्मी के लिए हाँ कह रही हो आप, भूल गई आप कुछ देर पहले इसने सबके सामने आपको रिजेक्ट किया था, अब पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में जो आ गया ये यहाँ आपसे शादी करने के लिए, मुझे इसके इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं, ये फिर से मना कर देगा शादी के लिए। जिम्मी अपना सर पकड़ लेता है, वो अपने मन में कहता है, ये लड़की मेरी शादी नहीं होने देंगी, इतनी मुश्किल से टीना मानी है, ये आ गई टांग करने। संजीव जी मिस्टी को कहते हैं, मिस्टी एक काम करो तुम कल ही न्यूयॉर्क वापस चली जाओ, अगर तुम्हें अपनी दी और जीजू की शादी नहीं देखनी है तो तुम कहो तो तुम्हारी अभी टिकट बुक कर दूं मैं। मिस्टी आगे कुछ भी नहीं कहती है। संजीव जी सारिका जी को कहते हैं, करो अपने जवई का टीका। सारिका जी जिम्मी और टीना को साथ बैठने के लिए कहते हैं। जिम्मी को कुछ याद आता है, वो संजीव जी को कहता है, टीका कल कर सकते हैं क्या, वो मैंने अभी तक बेबी बुआ को नहीं बताया कुछ भी, उनको अगर पता चल गया वो यहाँ है और मैंने उनके बिना अपना टीका करवा लिया तो वो गुस्सा हो जाएगी मुझसे। मिस्टी थोड़ी धीरे से कहती है, देखो अब टीके के लिए भी मना कर रहा है, कल शादी के लिए भी मना कर देगा। टीना जिम्मी को कहती है, तुम्हें ही जल्दी हो रही थी शादी की, वो तो नाराज होगी ही, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, अपनी बुआ को बता कर आना चाहिए था ना मेरे घर पर बारात लाने से पहले। संजीव जी कहते हैं, जगन्नाथ सही कह रहा है, इसकी बुआ के बिना टीका नहीं करना चाहे हमें, कल सुबह टीका कर देंगे और शाम को सगाई तो है ही, जाओ तुम दोनों, 1 बज गए हैं रात के। राहुल और जिम्मी दोनों चले जाते हैं।
आशा निवास के बाहर राहुल जिम्मी को कहता है, ठीक है कल मिलते हैं हम दोनों की सगाई में। जिम्मी उसे ठीक है कहता है। जिम्मी जाने लगता है पर राहुल उसको पीछे से आवाज लगाकर रुकने के लिए कहता है। जिम्मी रुक जाता है। राहुल उसके पास आकर उसको हक करके कहता है, मुझे पता है तेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब, सनाया को भूलना, किसी और से शादी करना, पर सब सही हो जाएगा। तू सनाया की टेंशन नहीं करना, उसको मैं हैंडल कर लूँगा। तेरा जीवन में टीना के साथ आगे बढ़ने का फैसला बिल्कुल सही है। जिम्मी उसे कहता है, हाँ ठीक है, मुझे पता है मेरा फैसला सही है। ये हग वग करके ज़्यादा सैंटी होने की ज़रूरत नहीं है, तुझ पर सूट नहीं करता है ये सब। थोड़ा दूर रहकर बात किया कर मुझसे, मैं रानी भाभी नहीं हूँ जो तू मुझसे ऐसे चिपक रहा है। राहुल उससे दूर होके कहता है, तू लायक ही नहीं है मेरे हक के, अपनी किया को ही हक करूँगा मैं, जा जाकर सो जा, सब सही होगा। जिम्मी अपने घर चला जाता है। राहुल रानी के घर चला जाता है। उसके पास डुप्लीकेट की थी घर की, तो वो बिना किसी को डिस्टर्ब के अंदर चला जाता है। राहुल जब रानी के रूम में जाता है तब वो देखता है रानी आराम से सो रही थी। रानी को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। राहुल उसके पास लेट जाता है, उसके माथे पर किस करके उसको अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। राहुल की करीबी से रानी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो एक नज़र राहुल को देखती है और वो भी फिर से सो जाती है। दूसरी तरफ जिम्मी अपने रूम में था। उसने जोश जोश में इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, पर अब उसे घबराहट हो रही थी। जिम्मी अपने फ़ोन को देखता है जिसके वॉलपेपर पर सनाया की फ़ोटो लगी हुई थी। फ्लैशबैक, कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में रात के 12 बजे सनाया अपनी हॉस्टल में सो रही थी। तभी उसे किसी की आहट होती है तो वो डर कर उठ जाती है। वो देखती है उसके रूम में कोई खिड़की से आ रहा है। वो कोई सामान देखने लगती है। अपने आप को बचाने के लिए उसके हाथ में बस अपनी मोटी किताब लगती है। खिड़की से आने वाला इंसान डे से ही अंदर आता है। सनाया उसके सर पर उस किताब से मारने लगती है। वो इंसान चिल्लाते हुए कहता है, सनाया मैं हूँ। सनाया को जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वो लाइट जलाकर उसे कहती है, जिम्मी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पता है ना ये गर्ल हॉस्टल है। जिम्मी अपने सर को सहलाते हुए कहता है, हाँ पता है ये गर्ल हॉस्टल है, तभी तो तुम यहाँ हो। सनाया उसे कहती है, तो यहाँ क्या लेने आए हो। जिम्मी उसे कहता है, क्या करने आऊँगा, तुम्हें प्रोपोज करने के लिए आया हूँ। सनाया उसे कहती है, जिम्मी तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूँ क्या। जिम्मी उसके पास आता है और उसकी आंखों में देखकर उसे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी नज़रें तुमसे हटी नहीं है। प्यार तो उसे पल तुमसे हो गया था, पर डर लगता था तुम्हें बताने में, पर आज बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं यहाँ आया हूँ। आई लव यू सनाया। सयाना को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कहे। उसे जिम्मी पसंद था पर प्यार बहुत बड़ी चीज़ थी। जब सनाया कुछ भी नहीं कहती तो जिम्मी उसे दूर होते हुए उसे कहता है, सॉरी मैं ऐसे आ गया, पर मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था तुम्हें बताने के लिए। तुम्हें ना करना है तो तुम माना कर दो मुझे। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। सनाया अभी भी कुछ नहीं कहती है। जिम्मी उसे कहता है, आई थिंक इट्स ए नो। जिम्मी खिड़की से वापस जाने लगता है। सनाया उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है, कल कॉलेज में मिलते हैं, वहाँ बात करेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है, नींद में मेरा दिमाग नहीं चलता है। फ्लैशबैक एंड चैप्टर 42। मैं तो आपको मेरी तरह शरीफ समझती थी। जिम्मी अपने फ़ोन के वॉलपेपर से सनाया की फ़ोटो को हटा देता है। वो अपने फ़ोन की सारी सनाया और उसके साथ की सारी फ़ोटो भी डिलीट कर देता है। जिम्मी लेट जाता है। वो अपने आप से कहता है, तू ये कर सकता है जिम्मी, इतना मुश्किल भी नहीं है ये सब। कल सगाई फिर शादी, बस इतना मुश्किल नहीं है कुछ भी। सनाया भी होगी शादी में, उसके सामने नॉर्मल रहना है। वो नहीं मैटर करती अब तेरे लिए। कर दिया ना उसने आज़ाद तुझे हर रिश्ते से, अब तेरा प्रेजेंट और फ्यूचर बस टीना होनी चाहिए। उस पर ध्यान दे अब बस। जिम्मी सोने की बहुत कोशिश करता है पर उसको नींद नहीं आती है। जिम्मी अपने आप से कहता है, खुद तो चली गई, मेरी नींद भी साथ लेकर चली गई। वो अपनी नींद की दवाई लेता है और सो जाता है। अगले दिन राहुल के घर में जिम्मी, बेबी बुआ और पिन्नी बैठे थे। जिम्मी ने बेबी बुआ को बता दिया था कि वो टीना से आज सगाई और 4 दिन बाद शादी करने वाला है। पिन्नी जिम्मी को कहती है, जगन्नाथ भैया आप तो चटमंगनी पट ब्याह कर रहे हो, आप तो बड़े फास्ट निकले। मैं तो आपको मेरी तरह शरीफ समझती थी, आप तो पहले से ही सब फिक्स करके बैठे हो। जिम्मी उसे कहता है, पिन्नी बहना मैं भी तेरी तरह शरीफ ही हूँ। शादी कर रहा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं शरीफ नहीं हूँ। पिन्नी उसे कहती है, वेल डन भैया, चलो हमारे घर से भी किसी ने शादी का दरवाज़ा तो खोला। मुझे तो लगा था आप पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहने वाले हो। कांग्रेस आपको, आपकी शादी होने वाली है। जिम्मी उसे थैंक यू कहता है। पिन्नी अपने मन में कहती है, पता नहीं मेरी मम्मी में कब इतनी अकल आएगी, वो कब मेरी शादी करवाएगी।
बेबी बुआ बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो जिम्मी को कहती है, तू उस विदेशी लड़की से सच में शादी कर रहा है और कोई लड़की तुझे नहीं मिली? जिम्मी नहीं कहता है। जिम्मी का जवाब सुनकर पिन्नी को हंसी आने लगती है, पर अपनी मम्मी के डर से वो अपने मन में ही हंसती है बस। बेबी बुआ उसको को कहती है, मैं भी किस पत्थर पर अपना मत्था फोड़ रही है, तू और तेरा दोस्त भोलू दोनों दोस्त एक जैसे हो, जब देखो तब उल्टे जवाब तैयार रहते हैं। तेरी इकलौती बुआ हो, थोड़ी भी इज्जत नहीं करता है तू मेरी। जिम्मी उनके पास बैठकर इनको कहता है, बुआ आपके बिना तो मैंने अपना टीका भी नहीं करवाया, थोड़ी देर में छोटे दादू और सभी आने वाले हैं मेरा टीका करने के लिए, तो आप भी टीना का टीका कर देना। बेबी बुआ क्या ही कह सकती थी, जिम्मी पहले से ही सब तय करके बैठा था तो वो उसे ठीक है कह देती है। जिम्मी उनको कहता है, आप मुझे बता दो क्या क्या सामान चाहिए, मैं मांगा दूंगा। बेबी बुआ उसे सब बता देती है। जिम्मी सब ऑर्डर कर देता है। जिम्मी अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। पिन्नी बेबी बुआ के कंधे दबाते हुए उनको कहती है, मम्मी अब तो जगन्नाथ भैया भी शादी कर रहे हैं, मेरी भी करवा दो। आप फिर से राहुल को कहकर देखो, मुझे पता है वो मुझे पसंद करता है, क्या पता वो मुझसे शादी कर ले। बेबी बुआ उसको गुस्से में देखकर कहती है, यही सिखाया है मैंने तुझे किसी की शादी तोड़ना, जब तुझ में अकल आएगी तब तेरी शादी अपने आप करवा दूंगी मैं। फिर से तूने ऐसी बात कही ना मुझे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी बातें सुनकर सर दर्द करने लगा है मेरा, जा चाय बनाकर लेकर आ मेरे लिए। अपनी मम्मी का गुस्सा देखकर पिन्नी आगे कुछ नहीं कहती है। वो बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है। किचन में जाकर पिन्नी चाय बनाने लगती है। वो अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, सबको अपनी पसंद के लड़के लड़की से शादी करने दे सकती है मेरी मम्मी, बस अपनी सगी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के से नहीं करवा सकती वो। इतनी खड़ूस मम्मी मुझे ही मिलनी थी क्या। दूसरी तरफ रानी के घर में रानी और राहुल रानी के रूम में थे। रानी राहुल को पूछती है, जो हो रहा है वो सही ही रहा है क्या, इतनी जल्दी टीना और जगन सर की शादी? राहुल उसे कहता है, हम दोनों दोस्तों की किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। जिम्मी अभी शादी करके तो ही ठीक है, जितनी जल्दी वो सनाया को भुलाकर अपनी जिंदगी में टीना के साथ आगे बढ़ जाएगा उतनी ही जल्दी उसके लिए सही होगा। रानी राहुल को कहती है, पर वो सनाया से प्यार करते हैं ना किसी और से कर पाएंगे वो फिर से प्यार। राहुल उसे कहता है, अगर जिम्मी टीना से शादी कर रहा है तो उसके साथ हमेशा लॉयल रहेगा, नहीं सोचेगा फिर वो सनाया के बारे में। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जिम्मी और टीना की टिके की रस्म है थोड़ी देर में। कुछ देर बाद टीना का पूरा परिवार राहुल के घर आ जाता है। टीना का परिवार आ जाता है राहुल के घर में, सभी वही मौजूद थे। टीना और जिम्मी सोफे पर एक साथ बैठे थे। सारिका जी आकर जिम्मी को नारियल देखकर टीका कर देते हैं और बेबी बुआ टीना का टीका करके उसको सगुन का सामान दे देती है। मिस्टी कहती है, आखिर दादाजी ने अपना बरसों पुराना सपना पूरा कर ही लिया, अपने दोस्त के नाती पोते को अपना जवई बनने का, चलो एक ही सही। राहुल उसे कहता है, क्यों तुझे भी करनी थी शादी? मिस्टी उसे कहती है, नो वे, मैं इन सब झमेलों से 10 यार्ड की दूरी पर हूँ। ये नौटंकी तुम सबको ही मुबारक हो। सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। रानी टीना और जिम्मी को कांग्रेस कहती है, वो दोनों उसे थैंक यू कहते हैं। राहुल भी उन दोनों को हग करके कांग्रेस कहता है, वो दोनों उसे थैंक यू कहते हैं। जिम्मी धीरे से टीना को कहता है, कांग्रेट्स फ्यूचर वाइफ। टीना उसे घूर कर देखकर उसको धीरे से कहती है, रात की पी हुई अभी तक उतरी नहीं है ना तुम्हारी, जो अभी भी ऐस बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम। मुझे कांग्रेस कहने से अच्छा ये सोचो, कुछ देर में तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आने वाली है, उसको कैसे हैंडल करोगे तुम? उसको बताया है क्या तुमने, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी करने वाले हो? जिम्मी उसे कहता है, तुम्हें जेलेसी हो रही है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी आने वाली है हमारी शादी में। टीना उसे कुछ भी नहीं कहती है, वो बस अभी भी उसको घूर कर देख रही थी। राहुल उन दोनों के पास आकर धीरे से कहता है, ओह मेरे नए लव बर्ड्स, सभी यही है, शर्म करो थोड़ी बहुत, क्या एक दूसरे से ऐसे नैन मटका कर रहे हो तुम दोनों? सारे संस्कार न्यूयॉर्क में छोड़कर आ गए क्या तुम दोनों? यही सिखाया है क्या मैंने तुम दोनों को? मुझसे और किया से कुछ सीखो, हमारी भी शादी होने वाली है, पर हम थोड़ी ना ऐसे सबके सामने ही शुरू हो जाते हैं। एक हफ्ते ही बात और है फिर करना कुछ भी। टीना उसे कहती है, तुम तो कुछ कहो ही नहीं, तुमसे तो शरीफ ही है हम दोनों। जानती नहीं हूँ क्या मैं तुम्हें, तुमने ही जिम्मी को कहा है ना मुझसे शादी करने के लिए, मेरे पीछे पड़ने के लिए। तुमसे तो बदला लेकर रहूंगी मैं। किसी दिन रानी को तुम्हारी कॉलेज की हरकतों के बारे में बता दिया ना मैंने, फिर तो तुम गए। राहुल उसे कहता है, टीना भाभी क्या बात बताओगी तुम मेरी होने वाली वाइफ को? कोई बात होगी तो ही बताएगी ना। आधी लड़कियों से मैं खुद दूर रहता था, आधी जो लड़कियां मेरे पास आना चाहती थी उनमें से किसी लड़की को मेरे आसपास भी भटकने दिया था क्या तुमने कभी?
लड़कियों के नाम पर कॉलेज में मेरी 2 ही दोस्त थी, जिन दोनों से किया मिल चुकी है। एक को मैंने अपनी बहन बना लिया, दूसरी को अपनी भाभी बना लिया। अब मुझसे अच्छा, साफ, पवित्र लड़का नहीं मिलेगा कभी मेरी रानी को। टीना उसे कहती है। जिम्मी और मिस्टी सही कहते थे। तुम पर बस मैंने अपना टाइम वेस्ट ही कर रही थी। मैंने ही इन दोनों की बात नहीं मानी कभी। अब भुगत रही हूँ। सही नहीं किया तुम दोनों ने, रात को मुझे फंसा दिया। शादी के बाद तुम दोनों दोस्तों का जीना हराम कर दूंगी मैं। सारे बदले ले लूंगी मैं। टीना की बात सुनकर राहुल और जिम्मी दोनों को हंसी आने लगती है। टीना उन दोनों को गुस्से में देख रही थी। न्यूयॉर्क में कॉलेज के दिनों में भी वो दोनों ऐसे ही टीना और सनाया को तंग करते थे। राहुल वहां से चला जाता है। जिम्मी टीना को हग करके कहता है, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। किसी दुश्मन से शादी नहीं हो रही तुम्हारी, मुझसे ही शादी हो रही है। ए बिलीव मी, मैं अभी भी दोस्त ही हूँ तुम्हारा। टीना एक गहरी सांस लेती है और न में सर हिलाकर उसे हग करके कहती है, अब जो मिला है उसी में खुश होना पड़ेगा मुझे, चला लूंगी काम। जिम्मी उसे घूर के देखकर कहता है, जो मिला है उससे काम चला लूंगी से क्या मतलब है तुम्हारा। टीना उसे बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, कांग्रेस फ्यूचर हस्बैंड। कुछ देर बाद सभी शाम की सगाई की तैयारी में जुट जाते हैं। चैप्टर 43। जीजू तुझे देखकर शादी से मना कर दे। शाम को सभी उस होटल में पहुंच चुके थे जहां सगाई होने वाली थी। आज सभी गेस्ट के लिए ब्लैक पहन रखा था। सनाया भी सारांश के साथ आ चुकी थी। सनाया ने ब्लैक लहंगा पहन रखा था। सनाया सारिका जी से मिलती है। सारिका जी भी सनाया से मिलकर खुश थी। सनाया सारिका जी से पूछती है, मामी टीना कहाँ है, वो अभी तक नहीं आई क्या। सारिका जी कहती है, वो रानी के साथ रेडी हो रही है। कुछ देर पहले ही उसकी ड्रेस आई है। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है ना। सनाया उनको कहती है, जल्दी तो हो रही है सगाई, पर बहुत वेट कर लिया था भाई और भाभी ने। सारिका जी उसे कहती है, सब कुछ रात को इतनी जल्दी तय हुआ, सुबह रोका, अब सगाई। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इतनी जल्दी कैसे शादी करेंगे। पर फिर जिम्मी और राहुल ने कहा कि सब हो जाएगा। सनाया उनको कहती है, रात को तय हुआ मतलब। सारिका जी कुछ कह पाते उससे पहले ही हॉल की लाइट डिम हो जाती है और वहां स्पॉटलाइट जलती है रानी और राहुल के ऊपर। रानी ने वाइट प्रिंसेस गाउन पहन रखा था। ये एक ऑफ शोल्डर गाउन था। रानी के बाल कल करके बालों में मैसी बन बना हुआ था, कानों में डायमंड के इयरिंग थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन की नज़र आज रानी पर ही थी, पर राहुल की वजह से किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस पर खराब नज़र डालने की। राहुल उसका हाथ पकड़कर उसके साथ आ रहा था। उसने ब्लैक एंड वाइट 3 पीस सूट पहन रखा था। वो बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग लग रहा था। आज सच में बहुत सारी लड़कियों के दिल टूटने वाले थे। रानी राहुल को धीरे से कहती है, राहुल मुझे घबराहट हो रही है। राहुल अपने हाथ की पकड़ को मजबूत करके उसे कहता है, मेरी तरफ देखो। रानी राहुल की तरफ देखती है। राहुल उसको कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राहुल के साथ से रानी का थोड़ा थोड़ा डर खत्म हो रहा था। राहुल के साथ हमेशा उसको सेफ फील होता था। राहुल और रानी सभी के बीच में आते हैं। केशव रानी के पास आता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे अपनी बहन को। रानी केशव को हग कर लेती है। उसकी आंखें भर आई थी। केशव उसको धीरे से कहता है, ज्यादा आंसू मत बहा, ये नहीं तेरा सारा मेकअप धुल जाए और जीजू तुझे देखकर शादी से मना कर दे। रानी उसके कंधे पर मारकर उसको कहती है, कभी तो मेरी तारीफ कर दिया कर, आज तो अच्छी भी लग रही हूं मैं। केशव उसे कहता है, हाँ हाँ आज ठीक लग रही है तू। फिर केशव राहुल को हग करता उसको कांग्रेस कहता है। सनाया और सारांश भी उनके पास आते हैं। सनाया राहुल को हग करके उसको कांग्रेस कहती है। वो उसे थैंक यू कहता है। सनाया फिर रानी को हग करके कांग्रेस कहती है। रानी उसे थैंक यू कहती है। सारांश राहुल से हाथ मिलाकर उसको कांग्रेस कहता है। राहुल बस उसको एक स्माइल पास कर देता है। सारांश फिर रानी से बात करने लगता है। राहुल सनाया को थोड़ी साइड में लेकर जाता है और उसको कहता है, बच्चा तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, प्लीज कोई रिएक्ट नहीं करना। सनाया उसे पूछती है, क्या बात बताने वाले हो आप। राहुल उसे कहता है, जिम्मी शादी कर रहा है। सनाया को थोड़ा बुरा लगता है ये सुनकर, पर वो अपने दिल को जल्दी से संभाल लेती है। वो उसे मुस्कुराकर कहती है, भाई अच्छी बात है ना, जिम्मी भी शादी कर रहा है। कभी न कभी तो उसको भी शादी करनी ही थी। आप इतना क्या सोच रहे हो मुझे ये बात बताने से पहले। राहुल उसे कहता है, बात ये नहीं है कि वो शादी कर रहा है, बात यह है कि मेरी और उसकी शादी एक ही दिन है और वो टीना। राहुल आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही हॉल की लाइट डिम हो जाती है और एक स्पॉट लाइट जलती है जिम्मी और टीना के ऊपर। कोष्टक। टीना और जिम्मी साथ में आ रहे थे। टीना ने व्हाइट कलर का गाउन पहन रखा था और जिम्मी ने भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर का 2 पीस सूट पहन रखा था। वो दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे।
समाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिम्मी उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहा था। सनाया की आंखों से आंसू आने लगते हैं। राहुल सनाया को धीरे से कहता है, बच्चा प्लीज खुद को संभालो। जिम्मी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसने तुम्हारा इंतजार बहुत ज्यादा कर लिया। उसको भी आगे बढ़कर जिंदगी में खुश होने का हक है। सनाया अपने आंसू साफ करके कहती है, अच्छा है, टीना से अच्छा लाइफ पार्टनर उसको नहीं मिलेगा। आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम, मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ। राहुल उसको हक करके कहता है, तुम ठीक हो ना। सनाया हाँ में सर हिलाती। टीना और जिम्मी भी सभी के बीच में आ गए थे। सभी उन दोनों को भी कांग्रेस कहते हैं। टीना की नज़रें भी बस सनाया और राहुल पर ही थी। राहुल सनाया को संभाल रहा था। टीना जिम्मी को धीरे से कहती है, मेरी दोस्त से मेरी दोस्ती टूटी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। मैं तो उसको साफ साफ कह दूंगी, तुम ही आए थे डेस्पो बन के मेरा हाथ मांगने के लिए, और फिर मुझे अपने जाल में फंसाया है। जिम्मी टीना का चेहरा अपनी तरफ करके थोड़ी नज़दीक आकर उसको कहता है, उसका भाई उसको संभल लेगा, तुम बस मुझ पर अपनी नज़रें रखो। मेरी फ्यूचर वाइफ का ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, किसी और की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अंडरस्टूड। टीना जिम्मी को अपने इतने नज़दीक देखकर अपनी नज़रें झुकाकर कहती है, जिम्मी प्लीज़ ऐसे बात नहीं करो मुझसे, तुम्हें पता है हमारी शादी कितनी जल्दबाजी में ही रही है। भले ही मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, पर दिल से मैं इंडियन ही हूँ। मुझे आज तक इतनी अटेंशन किसी लड़के ने नहीं दी ना, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, तुमसे तो क्या ही छुपा है। तुमसे शादी कर रही हूँ तो तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारे रिश्ते को निभाने के लिए। पर प्लीज़ टाइम दो मुझे थोड़ा, तुम्हारा ये रोमांटिक रूप देखने की आदत भी नहीं है मुझे, नर्वस हो जाती हूँ मैं। टीना की बात सुनकर जिम्मी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसको पता था टीना ने कभी राहुल के अलावा किसी लड़के को नहीं देखा था, ना ही उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड था आज तक। उसने तो पूरी जिंदगी बस राहुल से शादी करने के सपने ही देखे थे। रानी राहुल की लाइफ में नहीं आती तो वो दिल से चाहता था टीना और राहुल साथ हो जाए। उसको टीना अपने लिए बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर लगी थी, क्योंकि दोनों को ही उनका प्यार नसीब नहीं हुआ था। अब वो टीना के साथ अपनी सनाया के साथ के पास्ट रिलेशन की वजह से कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। उसके प्यार में कमी नहीं रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था टीना को कभी भी ये लगे कि उसने ये शादी उसके दादाजी के दबाव की वजह से की है। जिम्मी उसके गाल पर किस करके उसको कहता है, तो आदत डाल लो मेरे इस रोमांटिक रूप की। टीना के किस और उसकी बात सुनकर टीना जिम्मी की तरफ देखती है। टीना जिम्मी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी मिस्टी उन दोनों के पास आ जाती है और उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाकर उनका ध्यान भटकाती है। जिम्मी टीना से थोड़ा दूर हो जाता है। मिस्टी उन दोनों को कहती है, ओ दी और न्यू जीजू रात को शादी तय हुई है, अब रोमांस करने लगे आप दोनों, कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो आप दोनों। एक बात बताओ, आप दोनों का पहले से चक्कर चल रहा था ना? आप दोनों मिलकर उन दोनों भाई बहन को फंसा रहे थे ना? बता दो मुझे, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। टीना मिस्टी को कहती है। मिस्टी अपनी जबान पर तुम लगाम लगा लो, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टी उसे कहती है, दी आप तो मजाक भी नहीं समझते हो, आपकी दुश्मन थोड़ी ना हूं मैं। आपको दिख नहीं रहा क्या अपनी शादी में न्यू जीजू ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी बुलाया है, आपको जेलस फील करवाने के लिए? टीना उसे कहती है, सनाया को जिम्मी ने नहीं राहुल ने बुलाया, उसकी बहन भी है वो, अपने भाई की शादी में आए है वो। तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूं मैं, हम दोस्तों के बीच में नहीं बोला करो। टीना वहां से चली जाती है। मिस्टी जिम्मी को कहती है, ब्लैक मैजिक किया है क्या तुमने और एक्स जीजू ने मेरी दी पर? तुम दोनों के आगे कभी कुछ दिखता ही नहीं है उनको, और भी दोस्त थे उनके न्यूयॉर्क में, पर तुम दोनों में ऐसा क्या खास है आज तक समझ में नहीं आया मुझे। जिम्मी उसे कहता है, न्यू सिस्टर इन लॉ तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितने साल से तुम न्यूयॉर्क में रहती आ रही हो ना, उससे भी 3-4 साल पुरानी है हम तीनों की दोस्ती, तुम नहीं समझोगी। दूसरी तरफ रानी सारांश से बात कर रही थी। रानी सारांश से पूछती है, पापा और छोटी मम्मी नहीं आएंगे सगाई में? रानी को दिल से ऐसा लगता था राहुल के पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया था, उस दिन उसे उनकी बातों में सच्चाई नजर आई थी। वो चाहती थी राहुल और उसके पापा के बीच सब सही हो जाए। कोष्टक सारांश उसे कहता है, भाभी क्या लेने आएंगे मम्मी पापा आपकी शादी में? भाई को जानती नहीं हो क्या आप, उनका कोई भरोसा नहीं कब गुस्सा हो जाए। तभी वहां सनाया और राहुल भी आ जाते हैं। सारांश सनाया को देखकर उससे पूछता है, दीदी आप ठीक हो ना? सनाया हाँ में सर हिलाती है। कुछ देर बाद रिंग सेरेमनी शुरू हो जाती हैं। पहले राहुल और रानी एक दूसरे को रिंग पहनते हैं, फिर जिम्मी और टीना एक दूसरे को रिंग पहनते हैं। सनाया टीना को हग करके उसको कांग्रेस कहती है। टीना उसे कहती है, सनाया आई एम सॉरी, ये सब उस जिम्मी और राहुल का किया धरा है, वो दोनों आ गया आधी रात को, उन दोनों ने मुझे फंसाया हूँ।
मैंने बहुत ज्यादा मना किया था शादी के लिए, पर मैं कितना मना करती टीना चुप हो जाती है। कोष्टक। सनाया उसे कहती है, टीना तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारा हो चुका हूँ ब्रेकअप। मैं कब की आगे बढ़ गई हूँ। अभी अगर हम दोनों मिल रहे हैं तो भी भाई की वजह से ही मिल रहे हैं। तुम दोनों करो अपनी लाइफ एंजॉय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिम्मी किससे शादी कर रहा है। टीना उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना। सनाया कुछ कह पाती उससे पहले ही जिम्मी वहां आता है और टीना का हाथ पकड़कर उसे कहता है, टीना हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉय है जो हमारी कंपनी के साथ शुरू से है, वो हमारी कंपनी की न्यू लेडी बॉस से मिलना चाहते हैं। तुम कंफर्टेबल हो क्या उनसे मिलने के लिए। टीना हाँ में सर हिलाती है। जिम्मी सनाया को एक्सक्यूज अस कहता है और टीना को अपने साथ लेकर चला जाता है। सनाया अपने मन में कहती है, अभी तक आदत गई नहीं तुम्हारी आधी रात को प्रोपोज करने की। कुछ देर बाद पूरे हाल में म्यूजिक का माहौल ही रहा था, सभी कपल डांस कर रहे थे। हल्की लाइट डिम हो रही थी और जो सिंगल है वो खाना खा रहे थे। रानी और राहुल साथ में कपल डांस कर रहे थे, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रानी राहुल को कहती है, आप मुझे प्रोपोज करने वाले थे, क्या हुआ आपके उस वादे का। राहुल उसको कहता है, तुम पहले से ही इम्प्रेस हो मुझसे, मैंने सोचा क्यों मेहनत करनी और ज्यादा, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, सीधे शादी ही कर लेते हैं। रानी उसे कहती है, मैं आपसे इम्प्रेस हूं तो आप कोई एफर्ट ही नहीं लगाओगे मुझे और इम्प्रेस करने में। राहुल नहीं में जवाब देता है। रानी उसे घूरकर देखने लगती है। रानी उसे कहती है, अगर आप मुझे हमारी शादी तक प्रोपोज नहीं करोगे तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। राहुल उसे कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो। रानी हाँ में सर हिलाती है। राहुल उसे कहता है, ठीक है हमारी शादी से पहले कर दूंगा, बहुत अच्छे से प्रोपोज कर दूंगा मैं। रानी उसे कहती है, ये हुई ना बात। राहुल उसके कान में धीरे से पूछता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा। रानी उसे कहती है, वो आपको तभी पता चलेगा, अभी थोड़ा दूर होइए, सभी की नज़र हम पर ही है, घूर रहे हैं सभी हमें। राहुल रानी के माथे से अपने माथे को टच करके कहता है, घूरने दो, मंगेतर हो तुम मेरी, सबके सामने तुम्हें किस भी कर लूंगा तो भी कोई कुछ नहीं कह पाएगा। रानी उसे कहती है, राहुल प्लीज सभी देख रहे हैं हमें, मुझे शर्म आ रही है। राहुल उसका हाथ खींचकर कहता है, तो ठीक है वहां चलो जहां हमें कोई नहीं देखे। दूसरी तरफ जिम्मी और टीना साथ के डांस कर रहे थे। टीना जिम्मी को कहती है, सच सच बताओ तुमने कल रात को मुझे वैसे अचानक कॉल क्यों किया था। जिम्मी उसे कहता है, मैं समझ गया था अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही जाना चाहिए, तुम्हारा रिश्ता आया हुआ था मेरे लिए, मैंने सोचा छोटे दादू की एक विश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ। जिम्मी और टीना ऐसे ही डांस कर रहे थे। चार जोड़ी आंखें उनको चोरी छिपे दुखी होके देख रही थी, जिनमें एक तो सनाया ही थी और एक गौरव था। गौरव जूस पीते हुए अपने मन में कहता है, वाह गौरव वाह, सीईओ की होने वाली वाइफ को ही पसंद कर लिया तूने और कोई लड़की नहीं मिली तुझे। राहुल सर ने तो कहा था उनकी दोस्त है वो, पहले नहीं कह सकते थे क्या कि टीना मैम जगन सर की होने वाली वाइफ भी है। इतनी जल्दी दिल किसी आशिक का नहीं टूटा होगा। दूसरी तरफ केशव आराम से खाना खा रहा था। मिस्टी केशव के पास जाती है, वो उसको हाई कहती है। केशव को मिस्टी का उसको हाई करना बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो समझ गया था इन 2 दिनों में कि मिस्टी बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसको तो वो अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी। मिस्टी उसका हाथ खींचकर उसे कहती है, चलो डांस करते हैं, मैं बोर हो रही हूँ। केशव उसे कहता है, तुम्हारे साथ क्यों डांस करूँ मैं, भूख लग रही है मुझे, किसी और के साथ डांस कर लो तुम। मिस्टी उसे कहती है, और किसी सिंगल की नहीं जानती मैं, यहाँ तुम्हें ही जानती हूँ मैं। मिस्टी उसे खींच के ले जा रही थी। केशव अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसे कहता है, मुझे नहीं करना डांस। मिस्टी को केशव का हाथ खींचते देखकर गोकुल जी उनके पास आते हैं। वो उन दोनों से पूछते हैं क्या बात हुई है। मिस्टी उनको कहती है, पापा मुझे डांस करना है, मेरी दी की सगाई है, ये एक्स जीजू का करंट ब्रदर इन लॉ मेरे साथ डांस ही नहीं कर रहा, किसके साथ डांस करूं मैं, सभी कपल डांस कर रहे हैं। केशव गोकुल जी को कहता है, अंकल मैं खाना खा रहा था, ये मुझे जबरदस्ती लेकर आई है। गोकुल जी मिस्टी को कहते हैं, मिस्टी बेटा क्यों जबरदस्ती कर रही हो केशव के साथ, नहीं करना इसे तुम्हारे साथ डांस, खाना खाने दो इसे। गोकुल जी मिस्टी को वहां से ले जाते हैं। केशव मिस्टी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हुए फिर से अपने खाने पर फोकस कर लेता है। मिस्टी केशव को गुस्से में देखते हुए अपने मन में कहती है, मिस्टर केशव तुमने मिस्टी को मना किया है ना, नाउ वेट एंड वॉच, तुम सामने से आओगे मेरे पास फिर मैं तुम्हें रिजेक्ट करूंगी। कुछ देर बाद जिम्मी वॉशरूम में अपने हाथ धो रहा था, तभी कोई उसका हाथ खींचता है। जिम्मी उसकी तरफ देखता है, उसको सनाया गुस्से में देख रही थी। जिम्मी अपना हाथ छुड़ाकर सनाया को कहता है,
सनाया ये जेंट्स वॉशरूम है, लेडीज वाला पास में है, उसमें जाओ। जिम्मी बाहर जाने लगता है। सनाया उसका हाथ फिर से पकड़कर उसको गुस्से में कहती है, तुम्हें पूरी दुनिया में मेरी बेस्ट फ्रेंड के अलावा और कोई लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए। जिम्मी उसको शांति से कहता है, तुम भूल रही हो टीना मेरी भी दोस्त है, मेरी जिससे मर्जी होगी उससे शादी करूंगा मैं। तुमने आज़ाद कर दिया है मुझे हमारे हर रिश्ते से। सनाया उसको हक कर लेती है। वो उसको कहती है, क्यों कर रहे हो शादी? रात को मैंने नींद और गुस्से में कह दिया था कुछ भी। प्लीज़ नहीं करो शादी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने नहीं मारा था तुम्हारे मम्मी पापा को, समझो इस बात को। जिम्मी को सनाया से अल्कोहल की स्मेल आती है। वो समझ जाता है सनाया ड्रंक है इस वक्त। तब ऐसी बात कर है वो। जिम्मी उसे खुद से दूर करके कहता है, सनाया तुमने ड्रिंक की है। चैप्टर 44 तुम मुझे मेरा फर्स्ट किस करने भी दोगे क्या? सनाया उसे कहती है, हाँ थोड़ी सी पी ली थी, गुस्सा आ रहा था ना तुम पर। क्यों कर रहे हो शादी? मैंने तुम्हें कह दिया और तुमने हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए। जिम्मी समझ गया था इस वक्त सनाया को कोई भी जवाब देना सही नहीं है। वो अपने सोचने समझने की हालत में नहीं है। वो उसको बाहर ले जाते हुए कहता है, सारांश के साथ घर जाओ। कहाँ है वो? इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? वो तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया उसने? सनाया उसके पीछे चलते हुए कहती है, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो वो मेरे साथ रहेगा। वो खाना खा रहा है, खाना खाने के लिए ही आया है ना। उसे पता है भाई बस मुझसे प्यार करते हैं, उससे नहीं करते हैं। जिम्मी उसे कहता है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मुझे दो, सारांश को यहाँ ही बुलाता हूँ। सनाया वही उस होटल के किसी रूम को खोलकर जल्दी से उसके अंदर चली जाती है। जिम्मी ने उसका हाथ पकड़ रखा था इसीलिए वो भी उसके साथ खींचा चला जाता है। सनाया जिम्मी का हाथ छुड़ाकर वही रूम के बेड पर लेट जाती है। जिम्मी उसे डांटते हुए कहता है, सनाया ये क्या कर रही हो? यहाँ क्यों सो रही ही? चलो यहाँ ये। जिम्मी सनाया का हाथ पकड़कर उसको उठाने लगती है पर सनाया उसका हाथ खींचकर बेड पर गिरा लेती है और जल्दी से उसके ऊपर आकर उसके सीने पर सर रखकर उसे टाइटल हक करके कहती है, रात को तुमने मुझे कहा था शादी करने के लिए, चलो शादी करते हैं। शादी के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा, हम सब खुश रहेंगे। डे से न्यूयॉर्क में रहते थे तुम, मैं, भाई सब साथ रहेंगे। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, तुम्हें भी प्यार करेंगे वो, भाई को भी प्यार करते हैं वो, फिर भाई की भी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। जिम्मी सनाया को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, सनाया मेरे ऊपर से हटो, कोई हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा। गलत मतलब निकल लेंगे, बाहर चलो। सनाया जिम्मी के सीने से अपने सर को हटाकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, अच्छा आइडिया है ना मेरा तुमसे शादी करने का। फिर शादी के बाद हम दोनों हनीमून पर जाएंगे, फिर वहां पर हम दोनों हमारा फर्स्ट किस करेंगे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना, शादी के बाद हम सब कुछ करेंगे। तुम्हारे गुस्से के वजह से 3 साल वेस्ट हो गए हमारी जिंदगी के। तुम्हारी याद में आज तक मैंने किसी को किस नहीं किया, चलो अब करते हैं। दूसरी तरफ राहुल रानी को एक रूम में लेकर आता है। राहुल रूम को अंदर से बंद करके रानी को कहता है, यहाँ कोई नहीं घूर रहा हम दोनों को, चलो स्टार्ट करते हैं। राहुल रानी को अपने पास खींचकर उसके होठों से अपने होठों को मिला लेता है। राहुल के टच से ही रानी की आंखें बंद हो गई थी। वो दोनों दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रानी के हाथ राहुल के बालों को सहला रहे थे। राहुल रानी और अपने किस को बिना ब्रेक किए हुए रानी को उठाकर बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। राहुल किस को बीच में ब्रेक करके रानी को देखने लगता है। अचानक से ऐसे किस को ब्रेक करने से रानी अपनी आंखें खोलती है। वो राहुल को सवालिया नजरों से पूछती है, क्या हुआ? राहुल मुस्कुराकर रानी को आई लव यू कहता है और फिर से उसके होठों पर किस करने लगता है। होठों से होता हुआ राहुल रानी के गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगते हैं। रानी को आज इस वाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस में देखकर राहुल से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके हाथ रानी के पूरे शरीर पर चल रहे थे। आज रानी भी अपने होश खोने लगी थी। उसने अपने मन को समझा लिया था राहुल उसका होने वाला पति है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अगर वो दोनों आज अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं तो। राहुल रानी की ड्रेस की जिप खोलने ही वाला था तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। राहुल का रुकने का मन तो नहीं था पर उसको रियलाइज होता है वो जल्दी कर रहा है इसलिए वो रुक जाता है। वो रानी के माथे पर किस करके उसके ऊपर से उठ जाता है। राहुल फ़ोन चेक करके फ़ोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ सनाया जिम्मी को चेहरे को गाल से पकड़कर कहती है, करते हो ना तुम मुझे प्यार। सनाया जिम्मी की आंखों में देख रही थी, जिम्मी भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो ना चाहते हुए भी हमें सर हिलाता है। सनाया खुश होकर उसके होठों की तरफ देखती है। वो अपने होठ उसके होठ से मिलाने ही वाली थी, इससे पहले ही उनके डोर को कोई नोक करता है। जिम्मी जल्दी से सनाया को अपने ऊपर से हटाता है। सनाया जिम्मी के ऊपर हाथ पैर मरते हुए कहती है, तुम मुझे मेरा फर्स्ट किस करने भी दोगे क्या?
सनाया जिम्मी को ऐसे ही मार रही थी। जिम्मी सनाया के हाथ पैर पकड़कर उसे कहता है, क्या कर रही हो ये, मुझे नहीं करना तुम्हें किस, तुम्हारा वो बाप तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढ लेगा, उससे शादी करना, फिर उससे अपना फर्स्ट किस ले लेना, ठीक है। सनाया अपने हाथ पैर छुड़ाते हुए कहती है, मुझे तुम्हें किस करना, हाथ छोड़ो मेरे, तुम्हें किस करूंगी मैं, और तुम मुझे किस नहीं करोगे तो किसे किस करोगे, टीना को। जिम्मी उसे कहता है, वो मेरी मांगेतर है तो उसे ही किस करूंगा ना। सनाया उसे कहती है, उससे प्यार करते हो क्या तुम। जिम्मी उसे कहता है, हो जाएगा उससे प्यार। बाहर से फिर से नोक करने की आवाज़ आती है। जिम्मी सनाया को उठाकर जल्दी से बाथरूम में बंद करके उसको बाहर से बंद कर देता है। फिर दरवाज़ा खोलता है। बाहर एक होटल का क्लीनिंग स्टाफ था। उसके हाथ में जिम्मी का फ़ोन था। वो उसे कहता है, सर ये रूम के बाहर था, आपका है क्या। जिम्मी उस फ़ोन को देखता है और उससे वो फ़ोन लेकर उसको थैंक यू कहकर भेज देता है। वो होटल का स्टाफ चला जाता है। जिम्मी के पास सारांश का नंबर तो था नहीं, तो वो राहुल को फ़ोन करता है। जितनी देर में राहुल फ़ोन उठाता है उतनी देर में जिम्मी रूम का नंबर देखता है। राहुल के फ़ोन उठाते ही जिम्मी उसे कहता है, बिना कोई सवाल पूछे रूम नंबर 625 में आ जा, अपनी बहन को संभाल, उसने परेशान कर दिया है मुझे। राहुल उसे ठीक है कहता है। 2 मिनट में ही रानी और राहुल दोनों उस रूम में आ जाते हैं। राहुल जिम्मी से पूछता है, क्या हुआ, कहाँ है सनाया। जिम्मी उसको बाथरूम की तरफ इशारा करता है, जिसमें से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। राहुल जाकर दरवाज़ा खोलता है। सनाया राहुल को देखते ही उसको हक करके रोने लगती है। उसके बिल्कुल भी आंसू नहीं आ रहे थे। सनाया के ऐसे रोने से राहुल को उसकी चिंता होने लगती है। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर उसको पूछता है, बच्चा क्या हुआ, तुम ठीक हो, लगी है क्या तुझे, कहीं मुझे दिखाओ। रानी जिम्मी को पूछती है, सर क्या हुआ सनाया को, ये इसे रो क्यों रही है, आप दोनों की लड़ाई हो गई है क्या। सनाया राहुल को जिम्मी की तरफ इशारा करके कहती है, भाई आपके इस दोस्त ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था, अच्छा हुआ आप आ गए और मुझे बचा लिया। कितनी घंटों से मैं इसमें बंद थी, ये खोल ही नहीं रहा था। राहुल और रानी भी समझ जाता है सनाया ड्रंक है। जिम्मी राहुल को कहता है, तूने कहा था तू संभाल लेगा सनाया को, तो संभाल इसे, अब घर छोड़कर आ इसे। मैं सारांश को भेजता हूँ। 2 भाई मिलकर एक बहन को नहीं संभाल सकते। जिम्मी बाहर चला जाता है। राहुल रानी को होटल में नींबू पानी मांगने के लिए कहता है। रानी होटल में फ़ोन करके नींबू पानी भेजने के लिए कह देती है। राहुल रानी को कहता है, क्या तुम जाओ यहाँ से, हम दोनों नहीं रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम सब संभाल लेना बाहर, मैं सनाया को सारांश के साथ भेजकर आता हूँ। रानी उसे ठीक है कहकर चली जाती है। राहुल सनाया को आराम से बेड पर बैठाकर उससे पूछता है, सनाया तुम्हें किसने ड्रिंक पिलाया है। सनाया उसे कहती है, मुझे किसी ने ड्रिंक नहीं पिलाई भाई, वो तो मैंने खुद ही पी ली थी थोड़ी से 3 शॉट। राहुल उसे कहता है, तो तुमने ड्रिंक क्यों पी। सनाया कुछ भी नहीं कहती है। तभी एक होटल का वेटर नींबू पानी लेकर आता है। राहुल उससे वो लेकर सनाया को पीने के लिए देता है। सनाया पीने से माना कर देती है। राहुल उसको थोड़ा जोर देता है पीने के लिए। सनाया उसको कहती है, मैं एक शर्त पर ये पीऊंगी, अगर आप मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक विश पूरी करोगे। राहुल उसको कहता है, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा, पहले तुम ये नींबू पानी पियो, फिर तुम्हारा भाई तुम्हारी सारी विश पूरी करेगा। सनाया नींबू पानी पीते हुए कहती है, पक्का पूरा करना मेरी सारी विश। सनाया पूरा नींबू पानी पी लेती है। राहुल उसे पूछता है, अब बताओ तुम्हारी क्या विश है, शॉपिंग पर जाना है तुम्हें, ट्रिप पर जाना है। सनाया उसे कहती है, नहीं मुझे शॉपिंग या ट्रिप पर नहीं जाना, मैंने पूरा नींबू पानी पी लिया, अब आप जिम्मी को कहो मुझसे शादी करने के लिए। चैप्टर 45 उसे कहो मैं उससे शादी कर लूंगी। राहुल सनाया को समझते हुए है, जिम्मी ऐसा नहीं कर सकता बच्चा, उसकी सगाई हो गई है टीना के साथ, टीना भाभी के साथ कमिटेड है वो, तुमसे शादी नहीं कर सकता वो। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, टीना भाभी के साथ गलत होगा ना अगर वो तुमसे शादी करता है तो। सनाया उसे रोते हुए हक कर लेती है। वो उसे कहती है, भाई आपने जिम्मी को रोका क्यों नहीं टीना से शादी के लिए, मुझे करनी थी उससे शादी, आपने कहा था मैं अगर उसको हाँ बोल दूंगी तो वो मुझे बहुत सारा प्यार करेगा, पूरी जिंदगी हम दोनों खुश रहेंगे, वो मुझसे शादी भी करेगा। आपके कहने पर मैंने उसे हाँ कह दिया था, अब टीना से शादी कर रहा है वो, मुझसे नहीं कर रहा है वो। आप कहो उसे मुझसे शादी करे, आपकी सारी बातें मानते हैं ना वो, आपका बेस्ट फ्रेंड है ना वो, उसे कहो मैं उससे शादी कर लूंगी, फिर उसके घर आ जाऊंगी, पर अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे मेरे मम्मी पापा भी चाहिए, जिम्मी भी चाहिए, तीनों साथ चाहिए। राहुल उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, सनाया अब बहुत देर हो गई है, नहीं है तुम्हारा और जिम्मी का कोई भी फ्यूचर, भूल जाओ उसे। जिम्मी ने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में, अब उसके साथ अच्छा हो रहा है,
टीना के साथ खुश रहेगा वो, उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो। सनाया और रोने लगती है। वो राहुल को टाइटली हग कर लेती है। तभी वहाँ सारांश भी आ जाता है। उसको जिम्मी ने कह दिया था रूम नंबर 625 ने जाने के लिए, उसको वहाँ राहुल ने बुलाया है। सनाया को ऐसे रोते देखकर वो राहुल से पूछता है, भाई क्या हुआ दीदी को, ये ठीक है ना, ऐसे क्यों रो रही है ये, आपने इनको भी कुछ कह दिया है क्या? राहुल उसको कोई जवाब नहीं देता, वो बस सनाया को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सारांश राहुल को गुस्से में कहता है, आपको प्रॉब्लम क्या है मेरी फैमिली से? मुझे लगा था आप दीदी को प्यार करते हो, पर आपने बस इनको आंसू ही दिए हैं। सारांश की बात सुनकर राहुल को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो बस सनाया की वजह से चुप था। सनाया सारांश को कहती है, तू ये क्या बोल रहा है भाई को, मम्मी ने कहा था ना, बड़े भाई है ये हमारे, तमीज से बात कर इनसे, पापा के सबसे बड़े बेटे है ये, बड़ी मम्मी के बेटे है ये। सारांश सनाया को कहता है, नहीं है ये हमारे भाई, इन्होंने कभी माना है हमारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा, जो हम इनको अपना बड़ा भाई माने। सारांश सनाया का हाथ पकड़ता है और उसका राहुल से दूर कर देता है। सनाया से अल्कोहल की स्मेल आने से सारांश गुस्से में राहुल को कहता है, आपने मेरी दीदी को ड्रिंक पिलाया है, हाउ डेयर यू, आपको पता नहीं है क्या दीदी ड्रिंक नहीं करती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सनाया सारांश को कहती है, सारांश भाई ने कुछ भी नहीं किया, मैंने ही ड्रिंक पी ली थी। सनाया को कुछ फील होता है, वो भागते हुए वॉशरूम में जाती है, उसके वॉमिट होने लगती है। राहुल और सारांश उसे पास जाते हैं, उसको अच्छे से वॉमिट करवाकर उसका मुंह धुलवाते हैं। वो दोनों उसको सनाया को बाहर लेकर आते हैं, उसको आराम से बेड पर लेटाते हैं। वॉमिट की वजह से सनाया अब बेटर फील कर रही थी, थोड़ा बहुत नशा अभी भी हो रहा था उसे, साथ में उसके सर में भी दर्द हो रहा था। राहुल सनाया के पास बैठकर को पूछता है, बच्चा अब बेटर फील हो रहा है? सनाया हाँ में सर हिलाती है। सारांश सनाया को कहता है, दीदी आप चलो यहाँ से और नहीं रुकना यहाँ, मैं कैब बुक करता हूँ हम दोनों के लिए। राहुल सनाया को कहता है, सनाया मैं छोड़ आऊँगा तुम दोनों को, रात ज़्यादा हो गई है। सारांश राहुल को कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको झूठी हमदर्दी दिखाने की मेरी दीदी से, आप दूर रहो मेरी दीदी से, हंसती खेलती रहती थी मेरी दीदी जब से न्यूयॉर्क से वापस आई है, मुस्कुराना छोड़ दिया है इसने। जब आप हम सबको अपना परिवार मानते ही नहीं हो तो दूर रहो ना हम सब से, जीने दो हम सबको शांति से। आपके नाना कम थे क्या हम सबको तकलीफ देने के लिए, अब आप भी आ गए हो। अपने नाना के लिए कुछ भी सुनकर राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सनाया को कहता है, सनाया अपने भाई को कहो मेरे नानू के लिए कुछ भी ना कहे। सारांश राहुल को कहता है, क्यों ना कहूँ, आपके उन नानू ने मेरे मम्मी पापा का जीना मुश्किल कर रखा था, अच्छा हुआ वो। सारांश और कुछ कह पाता उससे पहले ही राहुल उसके मुंह पर मुक्का मारने के लिए उठता है, पर सनाया जल्दी से बेड से उठती है और उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। सनाया उसको रिक्वेस्ट करती हुई कहती है, भाई सॉरी प्लीज़ गुस्सा नहीं करो, बच्चा है ये कुछ बोलता है। राहुल गुस्से में सारांश की तरफ देखता है, फिर सनाया की तरफ देखता है। सनाया फिर से उसे सॉरी कहती है। राहुल वापस से बेड पर बैठ जाता है। सनाया सारांश को गुस्से में कहती है, सॉरी बोल भाई को। सारांश सनाया को कहता है, मैं क्यों बोलूं इनको सॉरी, इनको भी अपने नानू की सच्चाई पता होनी चाहिए ना, हमारी लाइफ में आज जो भी प्रॉब्लम है वो इनके नानू की वजह से ही है। मुझे क्या पता नहीं है क्या 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 किया है इनके नानू ने हमारे मम्मी पापा के साथ, कितना महसूस किया था उन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर होने का। राहुल गुस्से में ऊंची आवाज में सनाया को कहता है, सनाया अपने भाई को कहो मेरे नानू के लिए अगली बार कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले ये सोच ले कि मैं इसकी हड्डियां तोड़ने से पहले अगली बार नहीं सोचूंगा कि ये तुम्हारा भाई है। सारांश राहुल को गुस्से में कहता है, ये धमकी किसे दे रहे हो आप, मैं डरता नहीं हूँ आपकी इन धमकियों से। क्या दीदी से बात कर रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे बात कीजिए। सनाया सारांश को कहती है। सारांश बस कर, क्यों भाई को गुस्सा दिला रहा है, इतने प्यार से इन्होंने हमें बुलाया था, तू फालतू में इन पर गुस्सा कर रहा है। तमीज सब भूल गया क्या तू अपनी जो मम्मी पापा ने हमें सिखाई है। सारांश उसे कहता है, इनसे तमीज से बात करना का कोई फ़ायदा नहीं है, आप चलो यहाँ से, लेट हो रही है, मैं कब बुक करता हूँ हम दोनों के लिए। राहुल सनाया का हाथ पकड़ता है और उसको बाहर ले जाते हुए कहता है, इसको कहो आना है तो आ जाए, तुम मेरे साथ चल रही हो। सारांश राहुल को कहता है, आपके साथ नहीं जाना हमें, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मेहरबानियों की, कार में जाने की आदत नहीं है हमें, आपके जितने अमीर नहीं है हम, कैब से चले जाएंगे हम। राहुल उसकी कोई बात नहीं सुनता और सनाया को लेकर चला जाता है। सारांश भी पैर पटक कर उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ होटल के हाल में टीना को बहुत देर तक राहुल दिखाई नहीं देते तो वो जिम्मी से पूछती है, राहुल कहाँ है, रानी के साथ नहीं है वो, उसके साथ होना चाहिए ना उसे, वो अकेली सभी गेस्ट को हैंडल कर रही है। जिम्मी उसे कहता है,
राहुल सनाया के साथ है। सनाया ने गलती से अल्कोहल वाली ड्रिंक पी ली थी, उसको नशा हो रहा था, उसको ही संभाल रहा है वो, उसको घर छोड़ने जाएगा अब वो। टीना को सनाया की टेंशन होने लगती है। वो जिम्मी को कहती है, इतना सब हो गया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? सनाया अब ठीक है ना? उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? हमारी कॉलेज की लास्ट ईयर की फेयरवेल पार्टी में भी उसने गलती से ड्रिंक पी ली थी, हालत खराब हो गई थी उसकी। कहाँ है वो अब? होटल में ही है क्या वो अभी भी? मुझे उससे मिलना है। जिम्मी उसे कहता है, डोंट वरी सनाया ठीक है, राहुल और सारांश उसके साथ है ना, वो उसे संभाल लेंगे। टीना दुखी होके कहती है, मुझे पता हूँ मुझसे और तुमसे नाराज होकर ही उसने ड्रिंक पी ली होगी, कितना बुरा फील हो रहा होगा उसे मुझे तुम्हारे साथ देखकर। क्यों आ गई रात के मैं पापा की बातों में? सनाया के साथ होना चाहिए था तुम्हें, ना कि मेरे साथ। अभी भी देर नहीं हुई है, नहीं करते हैं शादी? जिम्मी उसका हाथ पकड़कर कहता है, हो गया तुम्हारा, या और कुछ भी बोलना है तुम्हें? ये जितनी भी बातें बोलनी है अभी बोल लो मुझे, हमारी शादी के बाद ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। टीना कुछ भी नहीं कहती है। जिम्मी उसे कहता है, कब तक दूसरों की चिंता करती रहोगी, अपने बारे में भी सोचो जिंदगी में। सनाया ठीक है, राहुल उसके साथ है, वो उसको संभाल लेगा। तुम बस मेरे और अपने बारे में सोचो। भूख लग रही है मुझे, रानी भाभी ने भी नहीं खाया है अभी तक खाना, उसके साथ खाते हैं खाना। टीना और कुछ भी नहीं कहती है, बस हाँ में सर हिला देती है। राहुल सनाया को सारांश को छोड़ने गया हुआ था, वो तीनों कार में थे। सनाया और राहुल आगे बैठे थे, सारांश पीछे बैठा था। राहुल ने सनाया को नशा उतारने की मेडिसिन खिला दी थी, इसीलिए अब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। जो बातें उसने जिम्मी को कही थी वो बस नशे की वजह से कही थी, कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था उसका और जिम्मी का कोई फ्यूचर नहीं था। दारू भी उसने अपने इंस्टेंट गुस्से की वजह से पी ली थी, क्योंकि जिम्मी ने अपने लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड को चुना था। उन तीनों के बीच में पूरे रास्ते कोई बात नहीं होती है। राहुल के मन के पूरे टाइम एक बात आ रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था सनाया से वो बात करे या नहीं करे। 40 मिनट में सनाया का घर आ जाता है। सनाया राहुल को थैंक यू भाई बोलकर कार से बाहर जाने लगती है। राहुल सनाया का हाथ पकड़कर उसे कहता है, अपने भाई को कहो वो जाए मेरी कार से, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सारांश कार से बाहर जाने ही वाला था, पर वो राहुल की बात सुनकर बाहर नहीं जाता है। वो राहुल को कहता है, जो भी बात करनी है आपको मेरी दीदी से मेरे सामने करो। सनाया सारांश को कहती है, चला जाना, कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, तेरा कोई काम नहीं है। सारांश उसको कहता है, इन पर कोई भरोसा नहीं है, फिर से आपको कुछ भी कह देंगे ये, आपका दिल तोड़ देंगे ये। कितने दिनों के बाद आप फिर से मुस्कुराने लगी हो, मैं नहीं छोड़कर जाऊंगा आपको इनके साथ अकेला। राहुल सारांश की तरफ गुस्से में देखता है। सनाया उसे कहती है, भाई घर के अंदर चलकर बात कर सकते हैं क्या हम? राहुल उसे कहता है, नहीं मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, यही बात करनी है। सारांश हंसते हुए कहता है, क्यों डर लगता है आपको हमारे घर जाने में? डरो नहीं, आपकी तरह नहीं है हम, घर आए मेहमान को भागते नहीं है हम। सनाया सारांश को गुस्से में कहती है, दो बड़े बात कर रहे हैं ना, क्यों बीच में बात कर रहा है तू? छोटा है ना तू, इसीलिए चुप कर अब। सारांश और कुछ भी नहीं कहता है। सनाया राहुल को प्यार से कहती है, मेरी अकेली का घर कैसे हुआ ये? आपका भी घर है ना ये, आपका जन्म हुआ था इस घर में, आप रहते थे इस घर में आपके पापा और मम्मी के साथ इस घर में। बड़ी मम्मी और पापा के साथ आपकी कितनी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी है इस घर में। राहुल कुछ भी नहीं कहता है, उसको अपने बचपन की बातें याद आने लगती है, वो प्यारे प्यारे दिन याद आने लगते हैं जो उसने आकाश जी और संध्या जी के साथ बिताए थे। सनाया उसे कहती है, भाई कार में मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, प्लीज अंदर चलकर बात करते हैं। राहुल हाँ में सर हिलाता है। सारांश को यकीन नहीं हो रहा था राहुल इतनी जल्दी मान गया। वो तीनों कार से बाहर आ जाते हैं। राहुल सनाया का हाथ पकड़कर कहता है, चल लोगी ना तुम? सनाया हाँ में सर हिलाती है। वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर में इस वक्त कोई नहीं था। सनाया के पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी तो उसने घर को खोल लिया था। सनाया सारांश को कहती है, जा मेरे और भाई के लिए अमरस बनाकर लेकर आ, उतनी देर भाई मुझसे बात कर लेंगे। सारांश उसे कहता है, आपका छोटा भाई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नौकर हूँ मैं। आपको पीना है तो आप बनाओ और मेरे लिए भी बना लेना। सनाया उसे मासूम सी शकल के साथ कहती है, ऐसा करेगा तू अपनी बड़ी बहन के साथ? सिर्फ अमरस के लिए तो कह रही हूँ, तू अच्छा बनाता है तब कह रही हूँ, प्लीज बना ले। भाई को ऐसे ही थोड़ी ना भेजेंगे वापस, पिछले बार भी ये ऐसे ही चले गए थे। राहुल सनाया को कहता है, सनाया फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुमसे। सनाया उसे धीरे से कहती है, प्लीज भाई मेरा मन है अमरस पीने का, ये अच्छा बनाता है, पापा कहते हैं ये बिल्कुल बड़ी मम्मी के हाथ के जैसा अमरस बनाता है, पीते हैं ना?
सारांश समय को घूर के देखकर कहता है, क्या बातें कर रही हो आप, आपके भाई के साथ मेरी बुराई कर रही हो ना आप। सनाया उसे कहती है, मैं तो तेरी तारीफ कर रही थी कि तू अपनी बड़ी दीदी की बात कहीं नहीं टालता और अभी अमरस बनाकर लेकर आएगा। सारांश कुछ भी नहीं कहता और किचन में चला जाता है। उसको पता था आज सनाया उससे अमरस बनाकर ही रहेगी। सनाया राहुल को अपने रूम में लेकर आती है। वो दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। सनाया राहुल का हाथ पकड़कर उससे पूछती है, अब बताए आपको क्या बात करनी है मुझसे। चैप्टर 46 आपको बस गुस्सा करना ही आता है। राहुल उसे कहता है, तुम्हें पता था क्या पहले से ही कि मैं तुम्हारा भाई, मेरा मतलब है कि क्या तुझे पता था हम दोनों बीच क्या रिश्ता है। सनाया उसे कहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे नहीं पता था आप कौन हो। मेरा मन हुआ आपको भाई कहने के लिए, तब मैंने आपको भाई बनाया था। राहुल उसे कहता है, तुम सारांश को कह रही थी ना तुम्हारी मम्मी कहती थी कि मैं तुम्हारी बड़ी मम्मी का बेटा हूँ, तुम्हें पता था तुम्हारे पापा की पहले शादी हो चुकी थी। सनाया उसे पूछती है, इन सब बातों का कोई मतलब है क्या, अब कुछ बदल जाएगा क्या, अब अगर मैं आपको कुछ भी कहती हूँ तो आप करोगे क्या मेरी बात पर यकीन। राहुल उसे कहता है, मुझे है तुम पर विश्वास, तभी तो तुमसे सामने से ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं। तुम जो कहोगी वो मान लूंगा मैं। तुमने कभी अपने बाप से ये सवाल नहीं पूछा वो जो बाहर फोटो लगी है वो किस बच्चे की लगी हुई है, कहाँ है वो। सनाया उसे कहती है, पूछती थी बचपन में मम्मी ने बताया था मेरा एक और भाई है जो कि हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनके नाना ने उनको बहुत दूर भेज दिया है। पर जब बड़ी हुई तब पापा का उदास चेहरा देखकर कभी हिम्मत नहीं हुई आपके बारे में पूछने की। राहुल उसे पूछता है, और क्या पता था। सनाया उसे कहती है, यही कि पापा आपसे और बड़ी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बड़ी मम्मी की डेथ के बाद पापा को आपसे मिलने भी नहीं दिया था, आपके नानू ने आपको पापा के खिलाफ भड़का दिया था उन्होंने। सॉरी पर आपकी नानू अच्छे इंसान नहीं थे, एक बेटे को उसके पापा से दूर किया था उन्होंने। राहुल कुछ भी नहीं कहता है। तभी सारांश एक ट्रे में 3 ग्लास अमरस लेकर आता है। सनाया उससे 2 ग्लास लेती है और एक राहुल को दे देती है। सारांश भी वही बेड पर बैठ जाता है और अमरस पीने लगता है। वो सुनना चाहता था राहुल क्या बात कर रहा है सनाया से। किचन में तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर राहुल सारांश के सामने कोई बात नहीं करता है। सारांश अमरस पीते पीते सनाया से पूछता है, मम्मी पापा कब तक आएंगे। सनाया उसे कहती है, उन्होंने कहा था उनको आने में टाइम लगेगा। राहुल एक सिप लेता है अमरस की, उसको वो अमरस अच्छा लगता है, उसने लास्ट टाइम बचपन में ही पिया था अमरस। न्यूयॉर्क में इंडिया के देसी आम का टेस्ट नहीं था। राहुल को वो पीकर चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि सारांश ने उसे सच में संध्या जी के जैसा ही बनाया था। सारांश कहता है, पसंद आ गया तो तारीफ भी कर सकते हो आप, या फिर आपको बस गुस्सा करना ही आता है। सनाया सारांश को कहती है, तू अच्छा बनाता है तभी तो तुझसे बनवाया है मैंने। राहुल थोड़े धीरे से कहता है, अच्छा बनाया था, थैंक यू। सारांश हैरानी से राहुल को कहता है, आपको तारीफ करना भी आता है। मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा, आप थोड़ी ना मेरी तारीफ करोगे। हाँ भ्रम ही हुआ होगा। सनाया सारांश को कहती है, क्यों भाई को परेशान कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, जा तेरे रूम में, ये मेरा रूम है। सारांश उसे कहता है, तेरा तेरा क्या मेरा दीदी, जब तक भाई है मैं नहीं जाने वाला आपके रूम से। आज आपके पास ही सोऊंगा मैं। वैसे भी जब आप न्यूयॉर्क में थी तब इस रूम पर पूरा मेरा ही अधिकार था। सनाया उसे कहती है, तू जा रहा है या मैं मम्मी को फ़ोन करूँ। सारांश उसे कहता है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। पापा मम्मी नहीं है घर में, और घर का बड़ा बेटा होने की वजह से घर की बागडोर मेरे हाथ में है। इसीलिए आप मेरी बात मानो, आज तो मैं इस रूम से जाने वाला नहीं हूँ। सनाया उसे हंसते हुए कहती है, तू कब से बड़ा हो गया, तुझसे बड़ी बैठी हूँ ना मैं। सारांश उसे कहता है, बड़ा बेटा तो मैं ही हूँ ना, आप तो बड़ी बेटी हो ना। सनाया उसे कहती है, तभी भी तू छोटा ही है, तुझसे बड़े तो भाई भी तो है। राहुल बैठा बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो बेड से उठकर सनाया को कहता है, मैं जाता हूँ, मुझे लेट हो रही है, फंक्शन भी खत्म हो गया होगा, सभी घर पहुँच गया होगे, मुझे भी अब जाना चाहिए। सनाया राहुल को कहती है, भाई आप रुक जाओ, मम्मी पापा भी घर पर नहीं है, 2 दिन पहले ही हमारे पड़ोस में चोरी हो है थी, आज हमारे घर में आ गया तो आपको तो पता ही है, ऐसे अकेले में डर लगता है मुझे। सारांश सनाया को कहता है, मैं हूं ना आपके साथ, अकेली कहाँ हो आप, जाने दो इनको। सनाया उसे कहती है, चुप कर तू, कोई चोर आएगा तो सबसे पहले तू ही भागेगा। राहुल सनाया को कहता है, सनाया मुझे लेट हो रही है। सनाया उसे दुखी होके कहती है, ठीक है आप जाओ, छोटा भाई तो बिल्कुल काम का नहीं है, बड़ा भाई मुझे अपनी बहन नहीं मानते। आपने तो मुझे साफ साफ कह दिया था, आप कहाँ मुझे अपनी बहन मानते हो। ठीक ही कहा था आपने, सगी नहीं हूं ना मैं। राहुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था सनाया को दुखी देखकर।
अपनी मम्मी के बाद उसने सबसे ज़्यादा प्यार सनाया को ही किया था। वो उसके पास बैठकर कहता है, ऐस बड़ी ई बात नहीं है बच्चा, वो सब बातें मैंने बस गुस्से में कही थी, तुम्हारे माँ बाप का सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहता हूँ? सारांश है ना तुम्हारे साथ? सनाया उसे कहती है, नहीं नहीं ठीक है, आप जाओ, रह लूँगी मैं अकेली इस इतने बड़े घर में अकेली। राहुल उसे कहता है, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप के आने तक रुक जाऊँगा मैं, पर उसके बाद नहीं रुकूंगा मैं। सनाया उसको खुश होकर हग कर लेती है, वो उसे थैंक यू कहती है। सारांश उन दोनों को बिना किसी भाव के देख रहा था, जिसके होने या न होने से उन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। राहुल सनाया को कहता है, मैं किया को फ़ोन कर देता हूँ, मुझे आने में टाइम लगेगा, वो सो जाए, मेरा इंतजार कर रही होगी वो। सारांश उसे कहता है, भाभी तो आपने घर में होगी ना, शादी से पहले ही उनके साथ रहते हो क्या आप? राहुल एक नज़र सारांश को देखता है और अपने फ़ोन को लेकर बाहर चला जाता है रानी से बात करने के लिए। सारांश धीरे से सनाया से पूछता है, इनको क्यों रोका है आपने, जाने देती, और आपने उनको झूठ क्यों कहा? हमारे घर के पास कब चोरी हो गई जो आपको चोरों से डर लग रहा है? सनाया उसे धीरे से कहती है, मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, करने दे, मैं जो कर रही हूँ। आज पहली बार भाई के मन में कोई सवाल उठा है, बहुत जल्द उनको यकीन हो जाएगा, हमारे मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं किया और उनकी सारी नफरत खत्म हो जाएगी। सारांश उसे कहता है, आपको लगता है क्या ऐसा कभी भी हो सकता है? इनके मन में कोई नफरत की दीवार नहीं है, इनके मन में नफरत का पहाड़ है जो कभी नहीं टूटता। सनाया उसे कहती है, टूटेगा पहाड़ भी एक दिन टूट जाता है। तू नीचे गद्दे बिछा, भाई बेड पर सो जाएंगे, हम दोनों नीचे सो जाएंगे। सारांश उसे कहता है, मुझे बस बेड पर नींद आती है। सनाया उसे कहती है, भाई के साथ बेड शेयर कर सकता है तो कर ले, नहीं अपने रूम में जा। सारांश उसे कहता है, नहीं आपके साथ उनको अकेला तो नहीं छोड़ूंगा, उनके गुस्से पर सच में भरोसा नहीं है मुझे। थोड़ी देर में सनाया और सारांश अच्छे से राहुल और उनके सोना के इंतजाम कर लेते हैं। राहुल रानी से फ़ोन पर बात करके रूम में आता है। सनाया और सारांश ने बेड के आसपास 2 गद्दे बिछा लिए थे। रूम को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बचपन में गर्मियों में दिनों में राहुल आकाश जी और संध्या जी के साथ ऐसे ही छत पर गेंदों पर सोता था। सनाया और सारांश गेंदों पर खड़े होकर पिलो फाइट कर रहे थे। राहुल हमेशा से यही चाहता था उसकी भी एक नॉर्मल फैमिली हो, वो अपने भाई बहन के साथ हंसी खुशी रहे, पर वो कभी अपने मन को नहीं मना पाया अपने मन की नफरत को खत्म करने के लिए। राहुल को देखते ही वो दोनों रुक जाते हैं। सनाया राहुल को कहती है, भाई आप बेड पर सो जाओ, आपको तो आदत नहीं होगी ना नीचे सोने की, मैं और सारांश गेंदों पर सो जाएंगे। राहुल कुछ भी नहीं कहता है और बेड पर बैठ जाता है। उसने अभी भी अपने सगाई वाले कपड़े ही पहन रखे थे, इसीलिए उसको थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। उसको हर टाइम ऐस बड़ी ई में रहने की आदत थी। आकाश जी के घर में बस पंखे लगे हुए थे, वो अपना कोट उतार देता है और अपनी शर्ट की स्लीव को फोल्ड कर लेता है। सारांश उसके लिए एक टेबल फैन लगा देता है जिससे उसको गर्मी से राहत मिलती है। सनाया और सारांश भी लाइट बंद करके अपने अपने गद्दे पर सो जाते हैं। उन दोनों ने ही अपने अपने कपड़े बदल कर घर के आरामदायक कपड़े पहन लिए थे। सनाया राहुल को कहती है, भाई जब बड़ी मम्मी थी तब आप कहाँ रहते थे, इसी रूम में रहते थे क्या? सारांश सनाया को कहता है, दीदी आप भी क्या पूछ रही हो, भाई को कहाँ याद होगा, 3 साल के थे ये तब, इतने साल पहले की बातें याद रहती है क्या इंसान को? राहुल समझ रहा था आकाश जी ने और सुरभि जी ने सारांश और सनाया को पूरी बात नहीं बता रखी है। राहुल को अभी भी इसी बात पर यकीन था कि आकाश जी और सुरभि जी के शादी से पहले ही सनाया और सारांश हो गए थे, पर वो उन दोनों को ये बात कहकर एम्ब्रेश फील नहीं करवाना चाहता था। सनाया सारांश को कहती है, याद है भाई को अपने बचपन की सारी बातें, मुझे बताते थे ना भाई बड़ी मम्मी के बारे में? सारांश उसे कहता है, इनके नानू ने बताई होगी। राहुल अपनी आंखें बंद करके कहता है, इस रूम में नहीं रहता था मैं मम्मी के साथ पास वाले रूम में रहता था। सनाया उससे पूछती है, सिर्फ बड़ी मम्मी के साथ ही रहते थे? राहुल उसे कहता है, अकेला क्यों रहूंगा, पापा भी रहते। राहुल बोलते बोलते रुक जाता है। कोष्टक। सनाया बात बदलते हुए उसे कहती है, आप कॉलेज खत्म होने के बाद न्यूयॉर्क नहीं गए? राहुल उसे कहता है, जब मैं और जिम्मी वापस आए थे तब हमें नानू की कैंसर के बारे में पता चला। लास्ट टाइम बस उनके साथ रहना चाहते थे हम, फिर 2 साल से काम में इतना उलझ गया, कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिला। राहुल और सनाया ऐसे ही बातें कर रहे थे। सारांश लेटा लेटा उन दोनों की बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद उन तीनों को ही नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह 6 बजे आकाश जी और सुरभि जी घर वापस आते हैं। आकाश जी सनाया के रूम की लाइट जलाते हैं। रूम का नज़ारा देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। उन दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
राहुल बेड पर सो रहा था और सनाया और सारांश नीचे गद्दे पर सो रहे थे। लाइट से सनाया की नींद खुल जाती है। वो अपने मम्मी पापा के पास जाती है। सुरभि जी सनाया को धीरे से पूछती है, राहुल यहाँ क्यों सो रहा है, वो यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? सनाया उनको धीरे से कहती है, सब ठीक है भाई, मुझे और सारांश को छोड़ने आए थे तो मैंने उनको रुकने के लिए कह दिया था। उन्होंने मेरी बात मान ली। बहुत जल्द भाई भी हमेशा के लिए अपने घर वापस आ जाएंगे। आकाश जी राहुल के पास बेड पर बैठ जाते हैं और राहुल के सर पर हाथ फेरते हैं। राहुल नींद में कहता है, पापा क्या है मम्मी, आप पापा को कहो ना, राहुल को इतनी जल्दी नहीं उठाना है, प्लीज़ आप उनको कहो लाइट बंद करे। पापा हमेशा मुझे जल्दी उठा देते हैं, इतनी जल्दी उठकर क्या करूँगा मैं, पापा आप भी सो जाओ। आकाश जी की आंखों से आंसू आने लगाते हैं राहुल के मुंह से पापा वर्ड सुनकर। उन्होंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी अपने बेटे को वापस पाने की। सुरभि भी उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो उनको राहुल को डिस्टर्ब न करके बाहर चलने का इशारा करती है। आकाश जी राहुल के माथे पर किस करके सुरभि जी और सनाया के साथ बाहर चले जाते हैं। आकाश जी सुरभि जी को कहते हैं, देखा तुमने, राहुल ने मुझे पापा कहा, मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने मुझे पहचान लिया, उसके पापा ने उसके सर पर हाथ रखा है। पता नहीं कब मैं अपने बेटे को अपने गले से लगाऊंगा, कब वो मुझे फिर से पापा कहेगा। सनाया उनको कहती है, बहुत जल्द होगा ऐसा। 1 घंटे बाद बाहर की आ रही आवाज़ से राहुल की धीरे धीरे नींद खुलने लगती है। वो बैठ जाता है, वो अपने आसपास देखता है, खुद को अनजान जगह पर देखकर एक पल के लिए राहुल ब्लैंक हो जाता है। फिर उसकी नज़र नीचे सो रहे सारांश के ऊपर जाती है तो उसे याद आता है वो रात को सनाया के घर रुक गया था। बाहर हॉल से आकाश जी, सुरभि जी और सनाया के हंसकर बातें करने की आवाज़ आ रही थी। सनाया उनको रात की सगाई की फ़ोटो दिखा रही थी जो सारांश ने उनके लिए खींची थी। सुरभि जी सनाया को कहती है, तूने बहाया नहीं था, जिम्मी और टीना भी शादी कर रहे हैं। सनाया उनको कहती है, मुझे भी कहाँ पता था, वहाँ जाकर ही पता चला था, सरप्राइज़ दिया था उन दोनों ने मुझे। वो सब छोड़ो, आप मुझे नहीं करनी इस बारे में बात, आप भाई भाभी की फ़ोटोज देखो। सुरभि जी रानी की फ़ोटो देखकर सनाया को कहती है, रानी कितनी प्यारी लग रही थी रात को। सनाया उन दोनों को कहती है, दोनों साथ में लगते भी तो इतने ज़्यादा प्यारे हैं। आकाश जी कहते हैं, मैंने जब पहली बार देखा था इस बच्ची को तभी इससे एक अलग सा जुड़ाव महसूस हुआ था। मेरे बेटे के गुस्से को ये ही शांत कर सकती है। उन तीनों के आवाज़ सुनकर सारांश भी उठ जाता है। सारांश खुद से ही बड़बड़ाता है, पता नहीं रोज तीनों इतनी जल्दी उठकर क्या बातें करते हैं, पता है मैं सो रहा हूँ फिर भी अपना ये लाउड स्पीकर बंद नहीं करते हैं। सारांश राहुल को देखकर वापस लेट जाता है। वो उसे कहता है, उनकी बातों को इग्नोर करो, उनका रोज का है, सो जाओ आप भी। सारांश ब्लैंकेट अपने मुंह पर डालकर वापस सो जाता है। राहुल अपना कोट, कार की चाबी और फ़ोन लेता है और बाहर हॉल में आ जाता है। वो तीनों अभी भी बातें कर रहे थे, राहुल को देखते ही वो तीनों चुप हो जाते हैं। सनाया राहुल को गुड मॉर्निंग भाई कहती है। राहुल बाहर जाते हुए सनाया की कहता है, गुड मॉर्निंग, मैं जा रहा हूँ। सनाया उसे कहती है, भाई आप ऐसे ही जा रहे हो, कॉफ़ी या चाय पी लेते, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट तैयार हो। राहुल बिल्कुल भी नहीं रुकता है और उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर चला जाता है। चैप्टर 47 मैं शादी से भाग जाऊंगी। राहुल के ऐसे जाने से सनाया दुखी हो जाती है। आकाश जी और सुरभि जी उसको दिल छोटा न करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ राहुल सीधे जाकर अपनी कार ने जाकर उसकी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ मोड़ लेता है। वो आधे घंटे में अपने घर पहुंच जाता है। वो जाते ही अपने रूम में चला जाता है। पिन्नी उसको आते हुए देखती है। वो बेबी बुआ के पास जाकर उनको कहती है, मम्मी राहुल पूरी रात घर के बाहर था। बेबी बुआ उसे कहती है, तूने देखा है क्या उसे इस घर में सोते हुए, मेरे भैया के घर में ही सोता है वो रानी के साथ। पिन्नी उनको कहती है, नहीं मम्मी, राहुल कहीं बाहर से आया है, सगाई के बाद से ही मैंने उसे नहीं देखा था, रानी को अकेला छोड़कर चला गया था वो, अभी भी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वो खुश नहीं है इस शादी से, आप बात करो उससे। बेबी बुआ उसे गुस्से में कहती है, तो तूने उसके चेहरे पर तब खुशी नहीं देखी थी क्या जब वो रानी को अंगूठी पहना रहा था? कहीं गया होगा बाहर, उस पर नज़र रखना छोड़ दे, 4 दिन आराम से रह ले यहाँ, नहीं जा अपने बाप के घर। तुझे लेकर ही नहीं आना चाहिए था मुझे। बेबी बुआ गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पिन्नी अपने मन में कहती है, भगवान मेरी मम्मी समझ क्यों नहीं रही है, राहुल खुश नहीं है इस शादी से, सबके सामने खुश होने का दिखावा कर रहा है वो, अंदर से कितना दुखी है वो। भगवान ये शादी रोक लो, बचा लो मेरे राहुल को। राहुल नहाकर तैयार होकर अपने रूम के बाहर आता है। आते ही उसे पिन्नी कॉफ़ी देती है। राहुल उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर उसे कहता है, थैंक्स पिन्नी, बट तुम ये सब क्यों कर रही हो, सर्वेंट आ गए हैं ना काम करने के लिए। पिन्नी उसे कहती है, तुम थके हुए दिख रहे थे तो मैंने बना लिया तुम्हारे लिए, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए।
मम्मी कहती है मैं बहुत अच्छी चाय कॉफ़ी बनाती हूँ। राहुल उसे कहता है शादी में एंजॉय कर सके इसीलिए तो सर्वेंट्स को हायर किया है। अब कोई काम नहीं करना, मेहमान हो तुम, आराम करो। तुम्हारे भाई की शादी है, सिर्फ एंजॉय करो। राहुल कॉफ़ी पीते हुए अपने रूम में चला जाता है। पिन्नी खुश होकर अपने मन में कहती है कितनी चिंता है राहुल को मेरी। वो अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राहुल रानी के घर जाता है। रानी अपने रूम में अपने कपड़े जचा रही थी। राहुल अंदर जाता है और उसको पीछे से हग कर लेता है। एक सेकंड के लिए रानी डर जाती है, पर फिर वो राहुल के टच को पहचान लेती है तो राहत की सांस लेती है। रानी उसे कहती है राहुल ऐसे कोई डराता है क्या। राहुल कुछ भी नहीं कहता है, बस उसको टाइटली हग कर लेता है। रानी उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे पूछती है आप ठीक हो। राहुल ना में सर हिलाता है। रानी उसे कहती है मन बेचैन हो रहा है। राहुल हाँ ने सर हिलाता है। रानी उसे कहती है बहुत कोशिश कर ली पर कुछ बातें दिमाग से नहीं जा रही। राहुल हाँ में सर हिलाता है। रानी बेड पर बैठ जाती है और उसको उसकी गोद में सर रखने के लिए कहती है। राहुल ऐसा ही कहता है। रानी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। कुछ देर बाद राहुल उसे कहता है क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस घर में सोकर मुझे शांति मिल रही थी, मुझे नींद में लगा मैं अपनी मम्मी और उनके साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। वो मेरे सर पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं। जब भी मैं उनकी आंखों में देखता हूँ ना, मुझे कभी भी उनकी आंखों में वो भाव नहीं दिखता है किसी को धोखे देने के बाद आता है। रानी उसे कहती है मन में सवाल है तो उनको जानने की कोशिश करो, जवाब खुद चलकर आपके पास नहीं आएंगे। आपने कभी भी सच्चाई के दूसरे पहलू को जानने की कोशिश क्यों नहीं की थी। बचपन में आप बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए हो। तक आपको आपके नानू ने जो कहा था आपने उनकी बात मान ली थी। हो सकता है ना उन्होंने आपको पाने के लिए आपको झूठ कहा हो। राहुल अपने सर से उसका हाथ हटा लेता है। वो उसको थोड़ी कड़क आवाज में कहता है क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मेरे नानू के खिलाफ कुछ भी कहोगी और मैं ऐसे ही चुप बैठा रहूंगा। कल से सब लोग क्यों मुझे मेरे नानू के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। मैं इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। आइंदा से मैं अपने नानू के लिए कुछ भी नहीं सुनना चाहूंगा तुम्हारे मुंह से। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा रेस्पेक्ट मैं अपने नानू की करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी उनकी रिस्पेक्ट करो। राहुल उठकर जाने लगता है। रानी उसका हाथ पकड़ लेती है। राहुल एक गहरी सांस लेता है और फिर वो रानी को हग कर लेता है। वो उसे कहता है आई एम सॉरी, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे तुमसे, पर मैं अपने नानू के लिए कुछ भी नहीं सुन सकता। कल पहले वो सारांश उनके बारे में बहुत सारी बकवास कर रहा था, फिर सनाया ने भी कहा था कि वो अच्छे इंसान नहीं थे। अब तुम कह रही हो कि उन्होंने मुझसे झूठ कहा था, इसीलिए गुस्सा आ गया। नानू इस दुनिया में नहीं है, मारे हुए इंसान के बारे कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए। मेरे लिए मेरा सब कुछ थे वो, अब कैसे सुन लूँ उनके लिए कुछ भी। रानी उसे कुछ भी नहीं कहती है। राहुल उसे पूछता है तुम अभी भी नाराज हो मुझसे। रानी न में सर हिलती है। राहुल उसे कहता है मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करके प्यार से वो बात कहनी चाहिए थी। रानी हाँ में सर हिलाती है। उनके घर की बेल बजती है। रानी बाहर जाने लगती है। राहुल उसको टाइटली हग करके है। केशव है ना घर में, वो देख लेगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रानी बाहर नहीं जाती है। दूसरी तरफ केशव दरवाजा खोलता है। सामने मिस्टी थी। मिस्टी ने ब्लू डेनिम जीन्स और रेड क्रॉप टॉप पहन रखा था। मिस्टी दिखने में सुंदर थी। उसकी हाइट 5'1" थी। केशव की हाइट 5'9" फीट थी, तो उसके सामने तो वो बच्ची ही लगती थी। मिस्टी अंदर आती है और वो केशव को कहती है कल रात के लिए सॉरी। केशव उसे हैरानी से कहता है तुम मुझे सॉरी बोलने आए हो, पर किस लिए। मिस्टी उसे प्यार से कहती है हाँ, तुम खाना खा रहे थे, मैं तुम्हें डांस करने के लिए फोर्स कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मेरा बस मन था किसी के साथ डांस करने का। मैंने सोचा हम दोनों के बहनों की शादी है, साथ में डांस कर लेते हैं। केशव क्या ही बोलता, उसके जीवन में आज तक अपनी बहन के अलावा किसी लड़की से बात नहीं की थी। उस बेचारे को तो समझ में नहीं आ रहा था मिस्टी क्यों उससे ऐसा फ्रेंडली बिहेव कर रही है। रात को इसे अचानक डांस के लिए कहना, अब इसे सुबह सुबह सॉरी कहना। पर केशव दिल का अच्छा था, उसका दिल भी अपनी बहन की तरह साफ था। उसे लगा मिस्टी दिल से सॉरी है, वो उसे इट्स ओके कहता है। मिस्टी उसको हग करके कहती है ठीक है, तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। अभी तो मुझे जाना है, बाय केशव। मिस्टी जल्दी से वहां से चली जाती है। केशव को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, सब कुछ इतना फास्ट हुआ। मिस्टी ने जब उसको हक किया था उसको बस दोस्त और बाय ही सुनाई दिया था। केशव अपने रूम में चला जाता है। मिस्टी के हक के बाद से ही उसका किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। जिंदगी ने पहली बार था जब कोई लड़की उसके इतने ज़्यादा करीब थी। वो उसके बॉडी से आने वाले परफ्यूम को भी महसूस कर सकता था। केशव को रह रहकर मिस्टी का उसको हक करना ही याद आ रहा था।
पर उसे पता था उसका और मिस्टी का स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो वो कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। पर मिस्टी उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। दूसरी तरफ ट्यूलिप रानी समझ सकती थी राहुल के लिए उसके नानू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसे भी नहीं कहना चाहिए थी वो बातें, वो राहुल से थोड़ी दूर होके कहती है, आई एम ऑल्सो सॉरी, मुझे भी आपके नानू के लिए वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैं बस चाहती हूँ आप जानने की कोशिश करो कि आपका सच सच है भी या नहीं। राहुल उसे कहता है, कैसे कोशिश करूँ, नानू ही बता सकते थे, वो है नहीं अब, और किससे पूछूं अपने सवालों के जवाब। रानी उसे कहती है, किसी को तो पता होगी पूरी बात। राहुल उसे कहता है, छोटे नानू को पता हो सकता है, वो भी तब नानू के साथ ही पुलिस ऑफिसर थे। रानी उसे कहती है, मेरे लिए बस एक बार उनसे पूछ लीजिए। राहुल उसके माथे पर किस करके कहता है, ठीक है, छोटे नानू से बात करूंगा आज। रानी उसे खुश होके कहती है, अब आप जाइए यहाँ से, आज हल्दी है ना, कितना कुछ करना है। राहुल उसे कहता है, हमें बस हल्दी लगवानी है, सब तैयारी तो वेडिंग प्लान कर रहे हैं। रानी उसे कहती है, आपको मुझे प्रपोज नहीं करना क्या, उसकी तैयारी करो, वो काम भी वेडिंग प्लानर से करवाओगे क्या। राहुल उसे कहती है, उसके लिए तो पहले कुछ सोचूंगा फिर तैयारी करूंगा। रानी उसे हैरानी से कहती है, अभी तक आपने कुछ सोचा भी नहीं है, 2 दिन बाद हमारी शादी है, मैं शादी से भाग जाऊंगी अगर आपने मुझे प्रपोज नहीं किया तो। राहुल उसे हंसते हुए कहता है, फिर मैं किसी और से शादी कर लूंगा, कोई ना कोई लड़की तैयार हो ही जाएगी मंडप में बैठे दूल्हे के इज्जत बचाने के लिए। छोटे नानू तो चाहते ही है मैं उनका जवाई बन जाओ, सोच लो वहाँ तुम मंडप से भागी, वहाँ वो मिस्टी की दुल्हन बनाकर बैठा देंगे, जिम्मी को तो कन्विंस कर ही लिया उन्होंने, मुझे भी कर ही लेंगे। कियारा उसे अपने रूम से निकालकर कहती है, यही सब चलता है ना आपके दिमाग में, मुझसे पीछा छुड़ाना, जाए और मुझे कैसे प्रपोज करोगे उसके बारे में सोचो, और हल्दी फंक्शन के लिए रेडी हो वो। मुझे भी रेडी होना है, टाइम हो जाएगा मुहूर्त का। राहुल चला जाता है, क्योंकि सच में मुहूर्त का टाइम होने लगा था, और उसको अभी सभी तैयारियां भी देखनी थी कि सभी सही से हो रही है ना। कुछ देर बाद हल्दी का फंक्शन हो रहा था, सभी ने येलो शेड के कपड़े पहन रखे थे। रानी ने आज वाइट एंड येलो कलर का लहंगा पहन रखा था। राहुल ने वाइट कुर्ता विथ येलो जैकेट पहन रखी थी। टीना ने गोल्डन एंड येलो लहंगा पहन रखा था जिस पर उसने येलो सर्व के रखा था, और जिम्मी ने येलो एंड वाइट कुर्ता पजामा विथ येलो जैकेट पहन रखी थी। पहले पूजा करवाई जाती है बांध गणेश पूजन की, फिर सभी रानी, राहुल, जिम्मी और टीना के हल्दी लगाते हैं। मिस्टी ने आज येलो साड़ी पहन रखी थी, केशव की नज़रें बार बार उस पर आकर ठहर रही थी, पर मिस्टी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। सनाया भी आ गई थी, उसने येलो साड़ी पहन रखी थी, जैसे तैसे मना कर वो अपने साथ सरांस को भी लेकर आ गई थी। सनाया रानी और राहुल के हल्दी लगती है, फिर वो टीना के हल्दी लगती है। टीना को बुरा फील हो रहा था सनाया के लिए, पर वो क्या ही कर सकती थी, उसने तो बहुत ज़्यादा मना किया था शादी के लिए, पर अब हो रही थी शादी। राहुल की शादी नहीं होती तो सनाया यहाँ आती ही नहीं, पर उसे शादी अटेंड करनी पड़ रही थी। फिर सनाया जिम्मी के भी गाल पर हल्दी लगाती है। सनाया और जिम्मी की नज़रें आपस में टकराती है, पर दोनों ही दूसरी तरफ देखने लगते हैं। बेबी बुआ सभी ब्राइड और ग्रूम के सभी भाई बहनों को कहती है, क्या भाई बहन हो तुम सब के भाई बहनों की शादी है, नाच गाना कुछ करो, माहौल बनाओ, सब दूल्हे दुल्हन को नचाओ अपने साथ। मिस्टी आगे आती है, म्यूजिक ऑन करने के लिए कहती है। मिस्टी, केशव, पिन्नी और सारांश चारों डांस कर रहे थे, सभी उनको देख रहे थे। सभी को डांस करते देखकर सनाया राहुल रानी का हाथ पकड़ती है और उनको साथ डांस करने के लिए कहती है। रानी मना करती है। सनाया राहुल को कहती है, भाई शादी एक ही बार होती है, भाभी को कहो डांस करे, एंजॉय करे अपनी शादी में। राहुल रानी के लिए अपना हाथ आगे करता है डांस के लिए, तो रानी उसका हाथ पकड़ लेती है। राहुल और रानी भी डांस करते हैं साथ में। टीना बैठी बैठी सभी को डांस करते देख रही थी। जिम्मी उसे कहता है, तुम्हें नहीं करना डांस। टीना उसे कहती है, कोई कह ही नहीं रहा हमें डांस करने के लिए। जिम्मी हंसते हुए कहता है, तुम इंतजार कर रही हो क्या किसी के कहने का। टीना उसे कहती है, कोई फोर्स करता है तभी तो डांस करते हैं। जिम्मी उसके आगे अपना हाथ करके कहता है, वाइफी प्लीज चलो डांस करते हैं। टीना खुश होकर जिम्मी का हाथ पकड़ लेती है। जिम्मी और टीना भी साथ करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान जाने लगते हैं। टीना सारिका जी को पूछते हैं, मम्मी मैं अब चेंज कर लूँ अपने कपड़े। सारिका जी उन चारों को ही नहाने के लिए कहती है। सनाया राहुल को कहती है, भाई हम भी जाते हैं, लेट हो रही है। राहुल उसे कहता है, शादी तक यही रुक जाओ, रोज जाओगी रोज आओगी, ट्रैवल से प्रॉब्लम होती है ना तुम्हें। राहुल को पता था सनाया को ट्रैवल से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो उसको रोकना चाहता था। सनाया का मन तो था राहुल की शादी के लिए रुकने का, पर वो जिम्मी के साथ एक ही घर में नहीं रुकना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी जिम्मी 24 घंटा उसके सामने रहे।
सनाया उसे कहती है, भाई आधा घंटा का रास्ता है बस, मेरे साथ सारांश भी तो है। ये नहीं रुकेगा। राहुल उसे कहता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे मतलब है, तुम रुक रही हो और यही फाइनल है। सारांश राहुल को कहता है, मेरी दीदी नहीं रुकेगी आपके घर में, हमारे पास है हमारा घर, जा रहे हैं हम। सारांश सनाया का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। राहुल सनाया का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सनाया उन दोनों को कहती है, आप दोनों क्या कर रहे हो? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। पर दोनों ही उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। जिम्मी राहुल को कहता है, राहुल क्यों जबरदस्ती कर रहा है दोनों के साथ? राहुल उसे कहता है, सनाया यही रहेगी। सारांश उसे कहता है, दीदी जा रही है मेरे साथ, आपके घर नहीं रहेगी। रानी सारांश को कहती है, सारांश तुम भी रुक जाओ, अगर राहुल सनाया को रोकना चाहते हैं तो मेरे कहने पर रुक जाओ। सारांश उसे कहता है, भाभी मुझे नहीं रहना भाई के नानू के घर में। रानी उसे कहती है, मेरे घर रुक जाओ तुम, सनाया इस घर में रुक जाएगी। सारांश उसे कहती, ठीक है आपके घर रह सकता हूँ मैं, पर मैं अपनी दीदी को भी यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। राहुल सनाया को कहता है, अपने भाई को कहो इसको जहाँ रहना है वहाँ रहे, तुम यहाँ ही रहोगी। सारांश उसे कहता है, नहीं रहेगी। टीना राहुल को कहती है, सनाया मेरे घर रुक जाएगे। टीना सनाया को कहती है, सनाया तुम मेरे साथ रह लोगी ना? सनाया भी जल्दी से कहती है, हाँ मैं टीना के घर रुक जाऊंगी। राहुल को भी प्रॉब्लम नहीं थी सनाया की टीना के घर में रुकने के लिए, इसीलिए सनाया टीना के घर चली जाती है उसके साथ। चैप्टर 48 तुम किसी के बीच में नहीं आ रही हो। रात के 11 बजे मिस्टी अपना फ़ोन चलाते हुए राहुल के घर से जा रही थी। उसके सामने से केशव आ रहा था। मिस्टी उसके सामने आकर थोड़ा गिरने का नाटक करती है। उसके गिरने से पहले ही केशव उसको बचा लेता है, उसकी कमर को पकड़कर। मिस्टी उसे मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, थैंक यू केशव, मुझे लगा आज तो गई मैं। मम्मी ने ये साड़ी पहना दी जबरदस्ती, संभाल ही नहीं रही। केशव उसे आराम से खड़ा करके पूछता है, ठीक हो तुम? मिस्टी उसे कहती है, हाँ ठीक हूँ मैं, मेरे गिरने पहले ही तो तुमने मुझे बचा लिया था, थैंक यू वंस अगेन। जाती हूँ मैं, सब तो चले गए हैं, तुम छोड़ देंगे मुझे मेरे घर तक तुम्हारी कार से? केशव उसे कहता है, छोड़ देता पर कार नहीं है मेरे पास। मिस्टी उसे कहती है, कोई नहीं ऐसे ही चली जाऊंगी मैं, 2 मिनट का ही तो रास्ता है। मम्मी ने कहा था सेफ नहीं है इतनी रात को अकेले जाना, किसी के साथ ही आना। एक्स जीजू के साथ जाने का मेरा मूड नहीं है, करण जीजू पता नहीं कहाँ है और किसी को जानती नहीं हूँ मैं। तब तुम्हें कहा था। मिस्टी जाने लगती है। केशव को मिस्टी को इसे इतनी रात को अकेले भेजना सही नहीं लग रहा था। वो उसे पीछे से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगा। मिस्टी उसे ठीक है कहती है। मिस्टी और केशव साथ चलने लगते हैं। मिस्टी अपनी साड़ी को संभालते हुए चल रही थी, केशव बस उसके साथ चल रहा था। थोड़ी देर में मिस्टी का घर आ जाता है। मिस्टी उसे बाय बोलकर चली जाती है। केशव भी अपने घर वापस चला जाता है। घर के बाहर उसे राहुल मिलता है। राहुल उसे पूछता है, इतनी रात को कहीं बाहर गए थे तुम? केशव उसे कहता है, जीजू वो मिस्टी अपने घर जा रही थी, वो अकेली जा रही थी तो मैंने सोचा मैं छोड़ आता हूँ उसे, उसको ही छोड़ने गया था। राहुल उसे कहता है, अच्छी बात है, पर उससे दूर रहना, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ उसका सातिरपन शुरू होता है। टीना अगर पानी है तो वो आग है, बाकी तुम खुद भी समझदार हो, तुम्हारी जिंदगी है। केशव उसे कहता है, जीजू आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों सोचूंगा उसके बारे में। राहुल उसे कुछ भी नहीं कहता है और अंदर चला जाता है। राहुल ने केशव को मिस्टी के साथ जाते देख लिया था। उसको पता है केशव बेचारा भोला सा है, उसने बाहर की दुनिया ज़्यादा नहीं देखी है। मिस्टी तो उससे बिल्कुल हैंडल नहीं होगी, पर वो उसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेस भी नहीं करना चाहता था। वो बस जीजा होने के हक से उसको गाइड कर सकता था, आगे उसकी लाइफ थी वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ से। दूसरी तरफ ट्यूलिप। रात को टीना और सनाया एक साथ रूम में थी। मिस्टी का कोई मूड नहीं था उन दोनों दोस्तों की बोरिंग बातें सुनने का, तो वो अलग रूम में चली गई थी। टीना सनाया को कहती है, यार टेंशन हो रही थी, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है ना, दादाजी ने तो कह दिया राहुल और रानी के साथ ही शादी कर लो, पता नहीं उन्हें किस बात की जल्दी है। सनाया उसे कहती है, टेंशन नहीं लो, सब सही होगा, दादाजी ने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया होगा ना। टीना उसे कहती है, उनको डर है मैं या जिम्मी मना कर देंगे शादी के लिए, फिर उनका बरसों का सपना टूट जाएगा अपने दोस्त से अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने का। सनाया को हंसी आने लगती है टीना की बात सुनकर। टीना उसे कहती है, सच में 30 सालों से चल रहा है उनके दिमाग में ये सब। पहले पापा की शादी राहुल की मम्मी से करवाना चाहते थे, बुआ ने तुम्हारे पापा से शादी कर। सनाया उसे हैरानी से कहती है, तुम्हें पता है मेरे पापा के बारे में?
टीना उसे कहती है, हाँ जिम्मी से पूछा था मैंने तुम्हारा और उसका ब्रेकअप क्यों हुआ था, तब उसने सब बताया था कि तुम राहुल की स्टेप सिस्टर हो। और तब क्या हुआ था, जिम्मी ने गुस्से में तुमसे ब्रेकअप कर लिया था और फिर तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ। सनाया कुछ भी नहीं कहती है। टीना सनाया को पूछती है, तुम दोनों के बीच सच में कुछ ठीक नहीं होगा क्या? मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी के भी बीच में आऊँ। सनाया उसे कहती है, पहले वो मुझसे गुस्सा, फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो मैं उससे गुस्सा हो गई। अब बहुत देर हो है, मैं चाहती हूँ वो मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ अपनाए और वो बस उनसे दूर रहना चाहता है। इसीलिए अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम किसी के बीच में नहीं आ रही हो, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से? जिम्मी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है, तुम भी उसके साथ खुश रहोगी। तुम दोनों तो एक दूसरे को बचपन से जानते हो ना, सनाया हंसते हुए कहती है। क्या बोलता था वो जिम्मी, तुम राहुल और उसकी पहली महिला मित्र हो? उसकी बात सुनकर टीना को भी हंसी आने लगती है। दोनों दोस्त फिर ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। नेक्स्ट डे, आज मेहंदी की रस्म हो रही थी। रानी और टीना मेहंदी लगवा रही थी। बाकी सभी लड़कियां भी मेहंदी लगवा रही थी। रानी से मेहंदी लगाने वाली लड़की पूछती है, किसका नाम लिखना है मेहंदी में? रानी उसे बताती है, राहुल नाम लिखना है। रानी उसे धीरे से एक जगह छुपाकर राक्षस नाम लिखने के लिए कहती है। वो लड़की मुस्कुराकर हाँ में हर हिलाती है। दूसरी मेहंदी लगाने वाली टीना से भी उसके दूल्हे का नाम पूछती है। टीना अपने आप को कहती है, जिम्मी लिखवाना है या जगन या जगन्नाथ? एक इंसान के 3 नाम है, कौन सा नाम लिखवाओ अब? टू मच कन्फ्यूजन। मिस्टी उसे कहती है, दी आप एक काम करो, एक न्यू नेम रख लो न्यू जीजू के लिए। 3 नेम तो पहले से ही है, 4th नेम भी हो जाएगा। फिर आप वो न्यू वाला नेम ही लिखवाना अपनी मेहंदी में। उसकी बात सुनकर सभी को हंसी आने लगती है। टीना कुछ देर सोचकर उस मेहंदी लगाने वाली लड़की को जगन नाम लिखने को कह देती है। मिस्टी सनाया को पूछती है, सनाया तुम कौन सा नाम लिखवा रही हो अपने हाथ में? न्यू जीजू का जगन नाम तो मेरी दी ने लिखवा लिया, तुम जिम्मी नाम लिखवा लो। अब एक्स गर्लफ्रेंड भी तो नाम लिखवा सकती है ना अपनी मेहंदी में। टीना सारिका जी को कहती है, मम्मी आप इस मिस्टी को न्यूयॉर्क भेज दो, ये मेरी दोस्त को परेशान कर रही है। मिस्टी सारिका जी को कहती है, मम्मी मैं तो मजाक कर रही हूँ दी की फ्रेंड के साथ, अब दी मजाक नहीं समझती तो मैं क्या करूँ? सनाया क्यों लिखवाएगी न्यू जीजू का नाम अपने हाथ में? अब तो न्यू जीजू मेरी दी का फियोंसे है। सारिका जी उसको चुप रहने के लिए कहती है। मिस्टी फिर कुछ भी नहीं कहती है। 4 घंटे में उन दोनों दुल्हनों की मेहंदी पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ राहुल ने कह तो दिया था रानी को वो संजीव जी से बात करेगा अपनी मम्मी के बारे में, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर आज वो हिम्मत करके उनके घर पर जाता है, क्योंकि सभी औरतें तो राहुल के घर में थी, इसीलिए उनके घर में इस वक्त बस संजीव जी और गोकुल जी ही थे। वो दोनों हॉल में बैठकर शादी की तैयारी से रिलेटेड चर्चा कर रहे थे। राहुल उनके पास जाकर बैठ जाता है। कुछ देर वो उनसे ऐसे ही इधर उधर की बातें करता है। फिर वो हिम्मत करके पूछता है, नानू जब मेरी मम्मी और जिम्मी के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब उनको नानू के साथ आप भी हॉस्पिटल लेकर गए थे ना? संजीव जी हाँ में जवाब देते हैं। राहुल उनको कहता है, क्या आप बता सकते हैं तब क्या और कैसे हुआ था? संजीव जी गोकुल जी की तरफ देखते हैं। गोकुल जी अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेते हैं। संजीव जी राहुल को कहते हैं, विनोद ने तुम्हें बताया था ना क्या हुआ था, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? राहुल उनको कहता है, बस ऐसे ही मेरे दिमाग में सवाल आ गया, मैंने सोचा आप ही बता सकते हो तब क्या हुआ था मम्मी के साथ। संजीव जी उसे कहते हैं, संध्या ने तुम्हारे नानू को फ़ोन किया था, उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया है, पर हम वहां पहुंचे थे तब तक उन तीनों की जान जा चुकी थी। सारी जांच पड़ताल की तो पता चला जिस कार से उन तीनों का एक्सीडेंट हुआ था वो कोई सुरभि नाम की औरत चला रही थी। ये तो तुम्हें पता ही होगा सुरभि कौन थी। राहुल को ये जवाब सुनकर कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह से उठकर उनको कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे काम है। राहुल वहां से चला जाता है। गोकुल जी संजीव जी को कहते हैं, कब तक आप राहुल से झूठ बोलते रहोगे? आपको भी पता है विनोद अंकल ने गलत किया था आकाश के साथ। राहुल के मन में अब सवाल उठने लगे हैं, कभी ना कभी तो राहुल को सच पता चल ही जाएगा, तब सबसे ज्यादा नफरत वो अपने नानू से ही करेगा। संजीव जी उनको गुस्से में कहते हैं, विनोद ने जो फैसला लिया था तब सही फैसला लिया था। राहुल अगर उस आकाश के साथ रहता तो वो उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देता, जैसे संध्या की जिंदगी कर दी थी उसको धोखा देकर। गोकुल जी उनको कहते हैं, आकाश ने कब संध्या की जिंदगी बर्बाद की थी? संध्या और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तब उन दोनों ने शादी की थी। किसी घायल की मदद करना किसी को धोखा देना नहीं होता है। आपको भी पता है सच क्या था और विनोद अंकल ने क्या क्या झूठ कहे थे राहुल को। उस मासूम बच्चे के मन में अपने सगे बाप के लिए कितनी नफरत भर दी थी विनोद अंकल ने। अच्छा यही होगा, आप अपने मुंह से राहुल को सच बता दो, शायद वो आपसे कम नफरत करे तब। गोकुल जी वहां से चले जाते हैं।
शाम को संगीत का फंक्शन होने वाला था। रानी और टीना रेडी हो रही थी, उन दोनों को मेकअप आर्टिस्ट रेडी कर रही थी। मिस्टी भी वही थी, वो पहले से ही रेडी थी। वो मेकअप आर्टिस्ट को बता रही थी टीना को कैसे रेडी करना है। मिस्टी टीना को कहती है, वैसे दी आपकी शादी अब हो रही है न्यू जीजू के साथ, तो आप तो यहाँ रहोगे, शादी के बाद तो आपका रूम और आपका सारा ब्रांडेड स्टफ मैं ले लूँ न्यूयॉर्क वाले घर में। टीना उसे कहती है, मिस्टी मेरे रूम और सामना की तरफ देखना भी नहीं। मिस्टी उसे कहती है, आप अब क्या करोगी उन सभी स्टफ का। टीना उसे कहती है, तेरे पास है ना तेरा सामान, तू अपना यूज़ करना। रानी को भूख लग रही थी, पर उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी तो उसने केशव को बुला लिया था। केशव उसे खाना खिला रहा था। रानी रेडी होते होते केशव के हाथ से खाना खा रही थी। मिस्टी और टीना उन दोनों भाई बहन का प्यार देख रही थी। टीना रानी को कहती है, रानी तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। मैं अगर अपनी बहन को कह दूँ ना मुझे खाना खिलाने के लिए तो वो बस इतना कहेगी, नोवे ये सब ड्रामा मुझसे नहीं होगे। मिस्टी टीना को कहती है, दी आप अपनी सिस्टर की बेचिंग कर रही हो अपनी न्यू सिस्टर इन लॉ के साथ। वेरी बैड। टीना उसे कहती है, ठीक है नहीं करूंगी तेरी बिचिंग, मुझे भूख लग रही है, तू भी मुझे केशव की तरह अपने हाथ से खाना खिला दे। मिस्टी उसे कहती है, नो वे, आपको पता है ये सब ड्रामा मुझसे नहीं होंगे। आप अपने फियोंसे को कहो, वो खिला देगा आपको अपने हाथ से खाना। टीना उसे कहती है, मुझे भूख थी भी नहीं, यहाँ बात भाई बहनों की हो रही है और तू फेल हो गई टेस्ट में। मिस्टी उसे कहती है, अच्छा आपको याद आ गया आपकी एक सिस्टर भी है, क्या हुआ आपके दोस्त कहाँ गए जिनको आपने हमेशा अपनी सिस्टर से ऊपर रखा है, वो खिला देते ना आपको खाना। मिस्टी रूम से चली जाती है। टीना अपने आप से कहती है, पता नहीं इसे मेरे दोस्तों से क्या प्रॉब्लम है। रानी ने भी तब तक खाना खा लिया था। केशव भी चला जाता है। केशव बाहर आता है तब वो देखता है मिस्टी बहुत उदास है और छत पर जा रही है। केशव भी छत पर चला जाता है। केशव देखता है मिस्टी छत पर एक अकेले कोने में खड़ी है। मिस्टी अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, पता नहीं ऐस बड़ी स्टूप सिस्टर मुझे ही मिलनी थी क्या। दिखता नहीं है क्या उनको, उनका बस फ़ायदा उठाते हैं उनके दोस्त। पहले वो राहुल जिसने कभी इनकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की, फिर वो जिम्मी जिसने इनको अपना बैकअप प्लान बना रखा है। फिर भी गलत तो उनको मैं ही लगती हूँ हमेशा। केशव उसके पास जाकर उसे पूछता है, तुम ठीक हो। मिस्टी उसकी तरफ देखकर उसे कहती है, हाँ ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी दी ने भेजा है क्या तुम्हें मेरे पीछे। केशव उसे कहता है, नहीं मैं तो ऐसे ही आ गया था। मिस्टी उसे कुछ भी नहीं कहती है और नीचे जाने लगती है। मिस्टी ने सोचा था केशव को तंग करेगी, उसको अपने आगे पीछे घुमाएगी, फिर न्यूयॉर्क जाने से पहले उसको डंप कर देगी। उसको पता था वो उससे एक दो बार मुस्कुरा कर बात कर लेगी तो वो उसके जाल में फंस जाएगा। वो अपने इरादों में कामयाब भी हो रही थी, पर केशव की सिंपलिसिटी देखकर पता नहीं क्यों अब उसका ऐसा कोई मूड नहीं हो रहा था। केशव उसका हाथ पकड़कर उसको रोककर उसे कहता है, तुम सच में ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं। मिस्टी अपना हाथ छुड़ाकर उसे कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो तुम्हें उससे क्या मतलब है। केशव उसे कहता है, तुमने ही तो कल कहा था हम दोस्त हैं, तुम दुखी नजर आ रही थी तब तुम्हें पूछ रहा हूं मैं। मिस्टी उसे कहती है, सॉरी मैं भूल गई है, मैंने ही कहा था तुम्हें, देनो के फिर से कह देती हूं मैं, अब से हम दोस्त नहीं है तो मुझसे दूर रहो। मिस्टी नीचे चली जाती है। केशव को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मिस्टी चाहती क्या है। पहले खुद ही उससे फ्रेंडली बिहेव कर रही थी, अब जब केशव उसको दुखी देखकर उससे सामने से बात करने आया तो वो उसे ऐसे रूडली जवाब देकर चली गई। केशव भी नीचे चला जाता है। कुछ घंटों के बाद संगीत का फंक्शन शुरू हो गया था। संगीत होटल में हो रहा था, सभी अपनी अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। चैप्टर 49 मनाकर दो शादी के लिए। संगीत फंक्शन शुरू हो गया था, घरवाले अपनी अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। रानी और राहुल भी डांस करते हैं। सनाया अपने पापा मम्मी को वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखा रही थी। आकाश जी बहुत खुश थे अपने बेटे को खुश देखकर। उन दोनों की रोमांटिक परफॉर्मेंस के बाद सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। उनके बाद जिम्मी और टीना भी डांस करते हैं, सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। रात को 1 बजे राहुल और रानी के रूम में थे। राहुल रानी की मेहंदी में अपना नाम ढूंढ रहा था। रानी उसे कहती है, राहुल ये काम शादी के बाद करने का होता है, आप आज ही कर रहे हो। राहुल उसकी मेहंदी में देखते हुए उसे कहता है, कल मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है अपनी, इसीलिए ये काम आज ही कर रहा हूँ। ये रहा मेरा नाम। रानी फिर अपने दूसरे हाथ को राहुल के आगे कर देती है। राहुल उस हाथ में भी अपना नाम ढूंढने लगता है। रानी उसे कहती है, आज भी आपने मुझे प्रपोज नहीं किया ना, कल शादी से मैं भाग जाऊंगी, देख लेना आप। राहुल उसे कहता है, शादी से पहले तुम्हें प्रपोज कर दूंगा मैं, भागने तो तुम्हें दूंगा नहीं मैं।
राहुल थोड़ी गौर से रानी की मेहंदी में देखकर उसे कहता है, तुमने राक्षस नाम लिखवाया है। रानी उसे कहती है, क्यों आप राक्षस नहीं हो क्या? मुझे पूरा पूरा दिन परेशान करते रहते हो, आप राक्षस ही हो आप। राहुल उसके माथे पर किस करके कहता है, जो भी ही तुम्हारा ही हूँ, अब सो जाना चाहे हमें, कल तो हमें वैसे भी पूरी रात ही जगाना है। पहले शादी फिर हमारी सुहागरात, गुड नाइट। रानी कुछ भी नहीं कहती है। शर्म से उसके गाल पूरे लाल हो गए थे। वो लेट जाती है, राहुल भी लेट जाती है। राहुल की बात सुनकर और कल उन दोनों की शादी है ये सोचकर ही रानी की नींद नहीं आ रही थी। राहुल उसके सर प्यार से पर हाथ फेर कर कहता है, सो जाओ, अभी नहीं सोओगी तो शादी के बीच में तुम्हें नींद आएगी। राहुल अभी भी रानी के सर पर हाथ फेर रहा था, जिससे रानी को नींद आ जाती है। थोड़ी देर में राहुल को भी नींद आ जाती है। दूसरी तरफ ट्यूलिप, टीना अपने रूम में सनाया के साथ थी। रूम में डिम लाइट जल रही थी। सनाया सो चुकी थी, टीना को नींद नहीं आ रही थी, कल शादी है ये सोचकर। वो अपनी मेहंदी देख रही थी। उसकी मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। उसने टीवी सीरियल में देखा था मेहंदी का रंग गहरा आता है, उसका हस्बैंड उसे बहुत सारा प्यार करता है। मेहंदी में जिम्मी का नाम देखकर टीना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर टीना की नज़र सनाया के हाथ की मेहंदी पर जाती है, उसके हाथ की मेहंदी का रंग भी गहरा आया था। टीना अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, उसे ये शादी करनी चाहिए या नहीं। अगले दिन ट्यूलिप, आज राहुल, रानी और जिम्मी टीना की शादी होने वाली थी। शादी राहुल के घर में ही होने वाली थी। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। सभी लोग खुश थे क्योंकि आज शादी का दिन आ गया था। धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है। दोनों दूल्हा दुल्हन तैयार होने लगे थे। टीना को ब्यूटिशियन तैयार कर चुकी थी। वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी, अपना शादी का लहंगा पहनकर। टीना को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसके रूम में सारिका जी और मिस्टी आती है। टीना को दुल्हन बनी देखकर सारिका जी की आंखें भर आती हूँ। अपनी बहन को देखकर खुश तो मिस्टी भी थी, पर वो ऐसे बात बात पर इमोशनल नहीं होती थी। टीना सारिका जी को कहती है, मम्मी अभी विदाई हुई नहीं है मेरी, आप अभी क्यों रो रही हो? सारिका जी आपने आंसू पोंछकर कहती है, कितनी जल्दी आ गया ये दिन। मिस्टी उनको कहती है, दी ने तो कहा था आप सब कुछ जल्दी हो रहा है, आप सबको ही जल्दी थी दी और न्यू जीजू की शादी की। सारिका जी टीना की नज़र उतरते हैं और वो रानी के पास चली जाती है। उन्होंने सोचा रानी की माँ नहीं है तो उसकी नज़र भी उनको ही उतारनी चाहिए। मिस्टी टीना को कहती है, दी आप संयोर हो ना, आप ये शादी करना चाहती हो? टीना कुछ भी नहीं कहती है, दुविधा तो उसको भी हो रही थी। मिस्टी उसे कहती है, दी अगर नहीं करना चाहती तो मना कर दो शादी के लिए, मैं आपके साथ हूँ, दादाजी से मैं लड़ लूंगी आपके लिए। टीना मिस्टी की कहती है, मिस्टी तू ये क्या बोल रही है, बहुत लेट हो गई है, पंडित जी भी आ गए हैं अब तो। मिस्टी उसे कहती है, दी आपको पता है आपके दोस्त मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। दादाजी की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है अपने दोस्त की दोस्ती की, आप क्यों करना चाहती हो ये शादी? आपको पता है जिम्मी किसी और से प्यार करता है, बिना प्यार के रह पाओगे क्या आप इस शादी में? 2 घंटे में उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया था उस दिन। किसी दिन फिर से सनाया के लिए प्यार जग गया तो आपको डाइवोर्स लेने का डिसीजन ले लिया तो उसने, तब आप क्या करोगे? आपका परिवार भी वहाँ न्यूयॉर्क में आपसे दूर होगा। राहुल भी अपने दोस्त की ही साइड लेगा हमेशा। जिम्मी ने अगर तब आपकी छोड़ दिया तो कोई नहीं होगा तब आपके साथ। ये सब बातें मिस्टी इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे सच में टीना की टेंशन रही थी। मिस्टी की बात सुनकर टीना को भी टेंशन होने लगती है। मिस्टी उसे कहती है, सोचो आप ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, शादी ही गई तो पूरी लाइफ आप न्यू जीजू के साथ फंस कर रह जाओगे। मिस्टी उसके हाथ पर हाथ रखकर बाहर चली जाती है। जिम्मी और राहुल के रूम में तैयार हो रहे थे। राहुल तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसका मन तो नाचने का कर रहा था, पर जिम्मी बहुत ज़्यादा नर्वस था। राहुल ने क्रीम पेस्टल कलर की शेरवानी पहन रखी थी और जिम्मी ने पिंक पेस्टल कलर की शेरवानी पहन रखी थी। राहुल जिम्मी को कह रहा था, नर्वस तो ऐसे हो रहा है तू, जैसे कि एग्जाम देने जा रहा है। शादी ही हो रही है बस, जंग लड़ने नहीं जा रहा तू कोई। जिम्मी उसे कहता है, शादी एग्जाम और जंग से कम है क्या, नर्वस नहीं जाऊंगा क्या मैं, पहली बार शादी हो रही है मेरी। राहुल उसे कहता है, मेरी भी पहली बार ही शादी हो रही है, मैं तो नहीं हो रहा हूँ तेरे जितना नर्वस। तुझे देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि मैं नर्वस क्यों नहीं हो रहा हूँ। तभी उनका दरवाज़ा खुलता है, वो दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। उनके रूम में टीना आई थी। उसने पिंक पेस्टल कलर का शादी का जोड़ा पहन रखा था। गहनों में सजी वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। टीना आते ही राहुल को कहती है, मुझे जिम्मी से बात करनी है, अकेले में। राहुल कुछ भी नहीं कहता और रूम के बाहर चला जाता है। टीना बेड पर बैठ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी।
उसकी दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी। जिम्मी टीना की नर्वसनेस फील कर सकता था। वो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसको कहता है, सब सही होगा। टीना जिम्मी को कहती है, जिम्मी हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं ऐसा नहीं हो हम दोनों की लाइफ खराब हो जाए शादी करके। जिम्मी उसे कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है हम दोनों की लाइफ खराब हो जाएगी शादी करके। टीना उसे कहती है, तुम सनाया से प्यार दिल करते हो ना, हम साथ खुश नहीं रहेंगे। जिम्मी उसे कहता है, जिस पल मैंने तुम्हें हमारी सगाई की अंगूठी पहनाई थी उसी पल मैंने ये सोच लिया था मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, तुम्हारे साथ खुश रहना है। बिलीव मी मेरी कोई भी पहले की फीलिंग्स हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आएगी। टीना उसे कहती है, सनाया का क्या होगा, वो तुमसे प्यार करती है ना, उसके साथ भी तो गलत हो रहा है ना। जिम्मी उसे कहता है, मैं और सनाया कभी साथ नहीं हो सकते, हम दोनों के रिश्ते में नफरत की वो दीवार है जिसे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। टीना उसे कहती है, हमारी शादी के बाद अगर तुम्हें पता चले सनाया के मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं किया हो तो तुम क्या करोगे? मुझे छोड़ दोगे? फिर तो तुम्हारी सारी नफरत खत्म हो जाएगी ना, और वैसे भी जो कुछ भी तुम्हारे पास में हुआ उसमें सनाया की क्या गलती थी? एक्सीडेंट तो उसकी मम्मी ने किया था ना, वो अगर राहुल के पापा की बेटी है उसमें उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। मैं नहीं चाहती हूँ मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे प्यार के लिए तरसूं, मुझसे शादी करके तुम्हारे दिल में कोई और रहे। जिम्मी उसको कहता है, टीना तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसा करूँगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। शादी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, हम कोई खेल थोड़ी ना खेल रहे हैं जो अलग हो जाएंगे। तुमसे शादी करके अपने दिल में किसी और को रखूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। तुम्हें पता है मैं और राहुल सनाया के पापा से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने राहुल की मम्मी को धोखा दिया था, उनको छोड़कर सनाया की मम्मी के साथ वो रिलेशन में थे। मैं वो काम कभी नहीं करूंगा जो काम उस आदमी ने किया था। टीना उसे कहती है, मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, पर प्रूफ करो इस बात को। जिम्मी उसे कहता है, प्रूफ कैसे करूँ? स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूँ क्या तुम्हें? टीना उसे कहती है, तुम मुझे प्रोमिस करो जो अभी तुमने कहा है। तुम प्रोमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं होगी कभी, तुम किसी और लड़की की तरफ कभी नहीं देखोगे। जिम्मी उसके चेहरे को गाल से थामकर उसे कहता है, आई प्रोमिस मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो उसकी आंख पर किस करता है। आई प्रोमिस मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं आएगी। वो उसकी दूसरी आंख पर किस करता है। आई प्रोमिस कभी किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा। वो उसके माथे पर किस करता है। आई प्रोमिस जब हमें प्यार हो जाएगा तब ले लेकर मरते दम तक बस तुमसे प्यार करूंगा। टीना की आंखों में आंसू आने लगते हैं जिम्मी की बात सुनकर। वो जिम्मी को कहती है, और प्यार नहीं हुआ तो? तुम्हें भी मुझसे प्यार नहीं हुआ तो तब छोड़ दोगे क्या तुम मुझे? मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी ऐसे इंसान के प्यार के इंतजार में गुजार दी जिसकी तरफ से मुझे जो मैं चाहती थी वो वाला प्यार नहीं मिला। तुमसे कैसे शादी कर लूँ जिसके दिल में पहले से ही कोई और है? तुम भी तो राहुल की तरह बस मुझे दोस्त ही मानते हो। तुम्हारे लिए भी कभी दोस्त से बढ़कर नहीं ही पाई तो मैं। तुम कैसे मुझे प्यार कर पाओगे कभी? तुम्हारे साथ रहकर मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी। मुझे तुमसे प्यार हो गया फिर क्या करूंगी मैं? मुझे अपना दिल फिर से नहीं तुड़वाना है। टीना रोने लगती है। जिम्मी टीना की इनसिक्योरिटी को अच्छे से समझ सकता था। वो उसको हक कर लेता है। टीना उसे रोते हुए कहती है, नहीं तुड़वाना मुझे अपना दिल फिर से। मना कर दो तुम शादी के लिए। दादाजी समझ जाएंगे, थोड़ा गुस्सा करेंगे पर समझ जाएंगे। नहीं करेंगे हम शादी, यही सही रहेगा। सनाया से शादी कर लो तुम, उसके साथ खुश रहोगी तुम। चैप्टर 50 आपसे शादी कर रही हूँ यही बड़ी बात होनी चाहिए आपके लिए। रानी अपने रूम में रेडी हो चुकी थी। उसने क्रीम पेस्टल कलर का लहंगा पहन रखा था। सारिका जी रानी की नज़र उतार कर चली जाती है। रानी के साथ इस वक्त सनाया थी। सनाया थोड़ी दुखी थी पर वो टीना के लिए खुश थी। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से उसकी दोस्त की शादी में प्रॉब्लम आए। न्यूयॉर्क में कॉलेज ने सनाया से सबसे पहले टीना ने ही दोस्ती की थी, नहीं उस जैसी स्कॉलरशिप से एडमिशन लेने वाली गरीब इंडियन लड़की से तो न्यूयॉर्क के अमीर घर के बच्चे बात भी नहीं करते थे। इसीलिए टीना सनाया के लिए बहुत ज़्यादा खास थी। टीना की वजह से ही जिम्मी और राहुल उसकी ज़िंदगी में आए थे। उसको पता था टीना की शादी में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई तो उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। रानी को आज के दिन अपने मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। रानी को दुखी देखकर सनाया रानी को अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात करवा रही थी। सुरभि जी से बात करके रानी को भी बेटर फील ही रहा था। वो उसको सब समझा रही थी सब कैसे करना है। उसको वो सब शिक्षा दे रही थी जो एक माँ को अपनी बेटी को शादी पर देनी चाहिए। रानी भी उनको ध्यान से सुन रही थी। सुरभि जी सनाया को कहती है, रानी के काला टीका जरूर से लगा देगा। सनाया रानी के कान के पीछे काला टीका लगा देती है। सुरभि जी रानी को कहती है, मंडप में ही राहुल को अपना चेहरा दिखाना, उससे पहले नहीं दिखाना।
ना ही तुम उसको देखना, नहीं तो अपसगुन होता है। रानी उसको जी छोटी मम्मी कहती है। कुछ देर रानी ऐसे ही सुरभि जी से बात करती है। दूसरी तरफ ट्यूलिप अपने रूम से बाहर आकर राहुल बाहर क्या ही करता, वो पहले सारी शादी की तैयारियां देखता है। सही से है ना सब कुछ, सब काम सही से कर रहे थे वेडिंग प्लानर और उसकी टीम। राहुल का मन हो गया रानी को देखने का, तो वो रानी के रूम की तरफ चला गया। वो रानी के रूम को थोड़ा सा खोलकर देखता है। रूम में बस रानी बैठी हुई थी, वो पूरी तरह से रेडी थी, वो बेड पर बैठी थी। इतनी देर तो सनाया उसके साथ थी, पर अब वो भी तैयार होने के लिए चली गई। राहुल को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। राहुल अंदर जाता है, किसी के कदम की आहट होते ही रानी दरवाजे की तरफ देखती है। राहुल को देखते ही रानी जल्दी से अपने मुंह को घूंघट से ढक लेती है। वो राहुल को कहती है, राहुल आप यहाँ क्या कर रहे हो, हम एक दूसरे को मंडप में देख सकते हैं, उससे पहले नहीं, क्यों आए हो आप यहाँ, बाहर जाओ। राहुल उसे कहता है, ये क्या बात हुई, मुझे देखना है तुम्हें, घूंघट हटाओ अपना। रानी उसे कहती है, यही बात है, मैं घूंघट नहीं हटा सकती, आपको पता नहीं है क्या, शादी से पहले नहीं देखना चाहिए एक दूसरे को। राहुल उसे पूछता है, किसने कहा है तुम्हें ये सब, टीना भाभी और जिम्मी भी तो देख रहे हैं एक दूसरे को, हम क्यों नहीं देख सकते। रानी उसे कहता है, वो उनकी मर्जी है, पर मैं आपको मंडप में ही देखूंगी, और आप भी मुझे तभी देखोगे। बाहर जाओ यहाँ से। एक तो मुझे आपने प्रपोज नहीं किया, आपसे शादी कर रही हूँ, यही बड़ी बात होनी चाहिए आपके लिए। मन तो मेरा पूरा था शादी से भागने का, पर आप पर तरस आ गया मुझे, इसीलिए आपके सामने खड़ी हूँ मैं। रानी राहुल का हाथ पकड़ती है और उसको रूम के बाहर निकाल देती है। राहुल रानी को कहता है, क्या तुम गलत कर रही हो अपने होने वाले पति के साथ। रानी उसे कहती है, होने वाले पति हो इसीलिए कर रही हूँ ये सब, पति होते तो देखने देती मैं आपको अपना चेहरा, सबके सामने प्रपोज कर दो, दिखा दूंगी आपको अपना चेहरा। राहुल उसे कहता है, तुम्हें पता है शादी तक हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो कैसे तुम्हें प्रोपोज करूं मैं, शादी के बाद पक्का कर दूंगा। रानी रूम बंद कर लेती है। राहुल आपने आप से कहता है, इससे अच्छी तो टीना भाभी ही है, सामने से चल कर आई थी जिम्मी को अपना चेहरा दिखाने के लिए। वो दोनों वहां पर बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ क्या करूं। राहुल अभी भी रानी के रूम के बाहर खड़ा था। तभी पिन्नी उसके पास आती है। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। पिन्नी उसे हिम्मत करके कहती है, राहुल रानी ने तुम्हें रूम से निकल दिया, कितनी गलत बात है ना ये। आज तुम्हें रूम से निकल रही है, कल तुम्हें घर से निकल देंगी। राहुल उसे कहता है, शादी के बाद मेरा सब कुछ उसका है, मेरा घर भी, उसको निकलना होगा तो निकाल देंगी। पिन्नी उसे कहती है, रानी तुम्हारे लिए सही नहीं है राहुल, तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं है वो तो तुम्हारी शादी से भागना चाहती है। राहुल को गुस्सा तो बहुत आता है पिन्नी की बात सुनकर, कि वो छुप कर रानी और उसकी बातें सुन रही थी, पर वो बेबी बुआ को बेटी है, इसीलिए वो अपना गुस्सा शांत कर लेता है। क्योंकि राहुल बेबी बुआ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, वो उनको अपनी बुआ ही मानता था। पर राहुल पिन्नी को ऐसे तो छोड़ने वाला था नहीं, तो वो उसे थोड़ी कड़क आवाज में कहता है, आज मेरी शादी रानी से हो या ना हो, मैं उसको अपनी पत्नी मान चुका हूँ। तो मेरे घर में खड़े होकर मेरी पत्नी के लिए अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। राहुल की कड़क आवाज सुनकर एक पल के लिए पिन्नी भी कांप जाती है। राहुल वहां से चला जाता है। पिन्नी ऊपर देखकर कहती है, पता नहीं कौन सा काला जादू किया है उस रानी ने मेरे राहुल पर। भगवान और कुछ कभी नहीं मांगूंगी, बस ये शादी रोक लो। 101 रू का प्रसाद चढ़ाऊंगी और राहुल के साथ आपके मंदिर में पैदल आऊंगी। कुछ ऐसा कर दो कि राहुल सामने से मुझे कहे कि पूनम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ 10 मिनट हो गए थे, टीना अभी भी जिम्मी को हक करके रो रही थी। जिम्मी उसकी पीठ को रब करके उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में टीना चुप हो जाती है। वो आराम से बैठ जाती है। जिम्मी उसको अपना रुमाल देता है। टीना उससे अपने आंसू साफ कर लेती है और उसको उसका रुमाल वापस दे देती है। जिम्मी टीना को पानी देता है पीने के लिए। टीना पानी को पीकर गिलास को साइड में रख देती है। जिम्मी टीना की आंखों में देखकर उसे कहता है, मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना है, तुम बस इतना बताओ, डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। टीना जिम्मी की आंखों में देखकर हाँ में सर हिलाती है। भरोसा तो टीना को जिम्मी पर खुद से भी ज्यादा था। जिम्मी उसे कहता है, तो मुझ पर थोड़ा और विश्वास कर लो और मुझसे शादी कर लो। टीना हाँ में सर हिलाकर कहती है, ठीक है, करूंगी मैं तुमसे शादी, पर मेरी कुछ बातें हैं जिनको तुम्हें मानना है। जिम्मी उसकी बातें बताने के लिए कहता है। टीना उसे कहती है, तुम्हारी लाइफ में पहले जो कुछ भी हुआ हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कौन थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, किसके साथ रिलेशन में थे तुम भी भूल जाओ अब सभी बातों को। तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी वाइफ होने के सारे फर्ज निभाऊंगी और तुमसे भी सेम थिंग एक्सेप्ट करती हूँ मैं ऐसे हस्बैंड। जैसे मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगी वैसे ही तुम भी मेरे लिए हमेशा लॉयल रहना।
मेरी फैमिली ने तुम्हें मेरे लिए चुना है तो उनका और मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना। तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, पर तुम्हें मेरे लिए हमेशा मेरे साथ रहना होगा। जिम्मी उसे ठीक है कहता है। टीना उसको वॉर्न करते हुए कहती है, और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, अगर तुमने मुझे धोखा दिया या तुम्हारा मुझसे कोई मन भर गया तो मैं तुमसे डाइवर्स नहीं लेने वाली हूँ। तुम सोच लोगे कि डाइवर्स लेकर तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे। मुझे पता है दादाजी और पापा मुझे कभी तुमसे डाइवर्स नहीं लेने देंगे। ये तो सोचना भी नहीं कि तुमसे धोखा खाने के बाद तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहूंगी, तो एक ही ऑप्शन रहेगा मेरे पास, मैं तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 50 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगला पार्ट में इसी चैनल पर। और ये स्टोरी कैसी है कमेंट करके बताएं और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।